हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छा चल रहा होगा, पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। आज हम लोग 2018 का पेपर डिस्कशन करेंगे डिटेल में, वही जैसे हम करते हैं वैसे ही। थोड़ा मैंने ट्राई किया है कि वॉइस का इशू ना हो। क्वेश्चन नंबर 1, विच अमंग द फॉलोइंग साइट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इन द मेसोलिथिक पीरियड। देखो, ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। मेसोलिथिक पीरियड की बात कर रहा है और वहाँ पर ये हमको देखना है कि एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन, मतलब डोमेस्टिकेशन का एविडेंस कहाँ से मिल रहा है। ओडाई से मिल रहा है, बोरी, बागौर या लखनिया। तो दो साइट्स थी, याद कर लेना, एक थी बागौर, एक थी आदमगढ़। रिमेंबर दीज टू साइट्स जहाँ पर एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन मिला है मेसोलिथिक पीरियड में। जो आदमगढ़ साइट थी ये एमपी में है, होशंगाबाद, और जो बागौर है ये राजस्थान में है। इन दोनों साइट को याद कर लेना, ये काफ़ी बार पूछी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स रिलेटेड टू द आईवीसी आर सिचुएटेड इन यूपी। देखो, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, कई बार अभी तक हमने कितनी बार तो डिस्कशन कर लिया होगा। आईवीसी की सारी साइट्स मैंने यहाँ पर यूपी में जितनी हैं सारी एक्सप्लेन भी की हैं। कालीबंगन राजस्थान में है, छोड़ दो उसको। तो वन हटा दोगे क्या आंसर आ जाएगा? नहीं आ रहा है, दो में फंस रहे हैं। लोथल, लोथल इज इन गुजरात, पता है ना, डॉकयार्ड था यहाँ पे। कालीबंगन में एक प्लव्ड फील्ड मिली है, ठीक है, और लोथल में डॉकयार्ड मिला है। तो ये भी नहीं है, ये भी गुजरात में है, तो सेकंड भी कट गया। तो थर्ड एंड फोर्थ आंसर होगा आलमगीरपुर मेरठ में, यूपी के मेरठ में है, एंड हुलास सहारनपुर। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल रट जाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस मेंस में भी आते हैं कि एक्सप्लेन द आईवीसी साइट्स ऑफ यूपी, और उनकी इंपॉर्टेंस बतानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कौन सी है? वाजसनेयी संहिता, मैत्रेयानी संहिता, तैत्तिरीय संहिता या कथक। कथक तो कुछ है नहीं, कथक तो ऐसे डांस वांस होगा, तो इसको हटा दो। बाकी ये तीन ऑप्शंस बच गए, यहाँ पे आपको टिक करना है। तो इसका आंसर होगा वाजसनेय संहिता। ये जो है ना वाजसनेय संहिता, ये शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। दो यजुर्वेद होते हैं, मतलब यजुर्वेद टू टाइप्स के हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद होता है, एक कृष्ण यजुर्वेद होता है। कृष्ण यजुर्वेद, तो कृष्ण यजुर्वेद की जो संहिता है वो है तैत्तरीय, ये है तैत्तरीय एंड मैत्रेयानी। तो कृष्ण की याद कर लेना, कृष्ण की ये दोनों हैं, कृष्ण की ये दोनों हैं, मैत्रेयानी और तैत्तरीय। और जो वाजसनेय संहिता है वो शुक्ल यजुर्वेद यजुर्वेद की है, ये चीज़ याद रखना। और इनके जो प्रीस्ट हैं वो कौन है? अधर वायु, प्रीस्ट ऑफ यजुर्वेद। यजुर्वेद के प्रीस्ट कौन है? अधर वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्क्रिप्शन ऑफ हाथी गुम्फा इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट विच किंग। हाथी गुम्फा का जो इंस्क्रिप्शन है ना, वो किस किंग के बारे में बताता है? खारवेला, अशोका, हर्षवर्धन या कनिष्क। तो इसका आंसर क्या होगा, पता होगा? खारवेल। खारवेल जो किंग था ना, ये चेदी डायनेस्टी से बिलोंग करता था, चेदी डायनेस्टी। और ये चेदी डायनेस्टी जो थी ना, उड़ीसा में एग्जिस्ट करती थी। उड़ीसा में ही कलिंग जगह है, कलिंग, और वहीं पर इसका इंस्क्रिप्शन मिला है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, खारवेल जो किंग था वो वहीं पर उसका रीन था। और एक चीज़ और है, ये जो इंस्क्रिप्शन है ये उदयागिरी केव्स में मिला है। उदयागिरी केव्स, उदयागिरी केव्स जो है जैन केव्स हैं बेसिकली। उदयागिरी और एक और है खांडगिरी केव भी है वहीं पर उड़ीसा में ही, ये भी पीवाईक्यू पूछा गया है। तो ये दोनों केव्स उड़ीसा में ही हैं, कलिंगा जगह पर जहाँ पर खारवेल किंग रूल करता था। और हाँ, इतना ही है एज सच। खारवेल के बारे में ज़रूरी है ये समझना कि ये चेदी डायनेस्टी से भी बिलोंग करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समुद्रगुप्ता और कंटेम्प्रेरी किंग, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था उस टाइम। समुद्रगुप्ता के कंटेम्प्रेरी किंग बताना है तो धनंजय, नीला राजा, उग्रसेना, विष्णुगुप्त। धनंजय कुष्ठलपुरा, नीला राजा अवमुक्ता, उग्रसेन पलाका और विष्णुगुप्त कांची। ये इनका सीक्वेंस है। थोड़ा टफ क्वेश्चन था बट इसको अब याद कर लेना, नेक्स्ट टाइम के लिए काम आएगा। इसका आंसर है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट 2 अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म बाय द किंग पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग, अभी मैंने एक ट्रिक बताई थी याद करने की। क्या बताया था? हसीना माशुका। ठीक है, इससे पूरा एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस हमें एंशंट के जितने भी डायनेस्टीज थी उनका पता चलता है। हर्णक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कणव। ठीक है, ये सीक्वेंस है इसका। तो ये जो थे ये शुंग से थे, तो ये होगी शुंग डायनेस्टी। हाँ, तो कौन सा होगा इसका आंसर? सारनाथ इंस्क्रिप्शन है, बेसनगर इंस्क्रिप्शन है, अयोध्या इंस्क्रिप्शन है या हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है? तो इसका आंसर होगा अयोध्या इंस्क्रिप्शन, जिसमें पुष्यमित्र सुंग किंग के बारे में दिया हुआ है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। क्लियर? और इनके ही कोर्ट में जो पुष्यमित्र सुंग है, इनके ही कोर्ट में एक पतंजलि नाम का जो भी इनके मेन होते हैं ना कोर्टियर्स, तो पतंजलि इज वन ऑफ द कोर्टियर ऑफ पुष्यमित्र सुंगा। पतंजलि ने क्या लिखा था ये आपको पता ही होगा। क्या क्या लिखा था बताओ? एक लिखा था योग्य सूत्र, और इन्होंने एक और बुक लिखी थी जिसका नाम था महाभाष्य। ये इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है कई बार। महाभाष्य इज व्हाट? इट इज द कॉमेंट्री बुक है महाभाष्य। किसके ऊपर कॉमेंट्री की है इसमें? पणिनि की अष्टाध्यायी पे। अष्टाध्यायी ये बुक बहुत फेमस है। ये किसने लिखी है? पणिनि ने लिखी है। और इसके ऊपर कमेंट्री की है पतंजलि ने। कौन सी बुक लिखकर? महाभाष्य लिखकर। क्लियर? और इसके बाद कर लेते हैं हम सारनाथ इंस्क्रिप्शन किसका है। देखो, सारनाथ में 2 लोगों ने का इंस्क्रिप्शन है, एक अशोक का भी है और एक कनिष्क का भी है। अशोका का तो पता ही होगा, काफ़ी सारे उसके रॉक एडिक्ट हैं। और बेस नगर इंस्क्रिप्शन है हेलियोडोरस का। हेलियोडोरस इसका है बेस नगर इंस्क्रिप्शन। अयोध्या पता ही दिया है अभी मैंने, पुष्यमित्र सुंग का है। और हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन किसका है? खारवेल का है। ऊपर पढ़ा था ना हमने, ये हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ये खारवेल का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 स्टेटमेंट गिवन बिलो अजरसन रीजन टर्किश इन्वेजन ऑन इंडिया वर सक्सेसफुल। बिल्कुल, टर्किश इन्वेजन इंडिया में काफ़ी सक्सेसफुल था। स्टार्ट ही इसने किया था, नाम सुना होगा महमूद गजनी का। गजनी जो आया था ना वो टर्किश था। इसके बाद इसके ही जो स्लेव्स थे जैसे मोहम्मद गोरी है ना, तो ये भी टर्किश था। ठीक है, गजनी के बारे में तो काफ़ी ज़्यादा ही सुनने में आता है। सोमनाथ, जो गुजरात का सोमनाथ मंदिर है, उसको तोड़ा भी था इसने। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लूट मचाई थी। 27 टाइम्स वहाँ पर उसने उसको लूटा था। इतना ज़्यादा वहाँ पर रिच गोल्ड सब कुछ थे सोमनाथ टेम्पल में। और 1025 ऐसे याद कर लेना ना, 127 टाइम्स था, 1025 में इसने सोमनाथ टेम्पल को लूटा था। गोरी के बारे में तो काफ़ी लोग जानते ही होंगे, बैटल ऑफ तराइन। तो बैटल ऑफ तराइन किसके साथ हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। पृथ्वीराज चौहान के साथ जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन था उसमें पृथ्वीराज चौहान ने हराया था किसको? गोरी को। और सेकंड बैटल ऑफ तराइन में हार गया था
पृथ्वीराज चौहान हार गया था। तो ये था बेसिकली इसका, जो मैंने टर्किश इन्वेजन थोड़ा समझा दिया है, बस इतना ही है। हाँ, इसका ईयर याद कर लेना, 1191 1192। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191, जिसमें गोरी जीता था, गोरी हारा था, पृथ्वीराज चौहान जीता था। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था, गोरी जीता था। वो फिर पता होगा ना, जयचंद और ये सब कंस्पायर किए थे। देयर वॉज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया, दिस इज़ द रीज़न। ये हमेशा यूज़ हो जाएगा, ये मुग़ल टाइम में भी हो जाएगा, ब्रिटिश टाइम कॉलोनियल टाइम में भी हो जाएगा, इसको हर जगह यूज़ कर सकते हो रीज़न को। तो ये दोनों ही सही हैं और आर उसका करेक्ट है एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग टेम्पल्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो। देखो, ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, 80% केस हम बता चुके हैं कई बार, 80% केस में ये चीज़ें अप्लाई होती हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सही होता है। मतलब 10 में से 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे हर पेपर में, वहाँ पर ये सही होगा। मैं एक वो भी बनाऊंगा डेटा वाला, जिसमें कितने क्वेश्चन ऐसे थे और कितने सही हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें अरेंज करना है टेम्पल्स को। बृहदेश्वर टेम्पल, गंगई कोंड चोलपुरम टेम्पल, शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम, सप्त पैगोडा। तो देखो, ये जो बृहदेश्वर टेम्पल है और गंगई कोंड चोलपुरम है, बोथ बिलोंग्स टू द चोला डायनेस्टी। चोलाज के टेम्पल थे। बृहदेश्वर टेम्पल ये बनवाया है राजा राजा चोल ने। राजा राजा चोल, सुना होगा, दो ही लोग फेमस हैं, एक राजा राजा चोल और इनका जो सन है उनका नाम है राजेंद्र चोल। उसने बनाया था गंगई कोंड चोलपुरम, राजेंद्र फर्स्ट, ये सन है राजा राजा चोल का। तो ये हो गए। अब सीधी सी बात है, ये फादर है, ये सन है, तो ये पहले आएंगे बाद में आएंगे। बट थर्ड और फोर्थ में एक कैच है कि ये दोनों पल्लवाज ने बनवाए थे। पल्लवाज ने बनवाए होंगे, तो पल्लवाज पहले आए थे, चोल पहले आए थे? बताओ कौन आया था पहले? पल्लवाज पहले आए थे। मेनली जो साउथ इंडियन का टेम्पल आर्किटेक्चर है ना, वो पल्लवाज से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर जिसने टेम्पल का आर्किटेक्चर पढ़ा होगा उसने पल्लवाज के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। तो पल्लवाज से ही इनका स्टार्ट होता है, मतलब पल्लवाज पहले आएंगे, थर्ड और फोर्थ पहले होगा और वो बाद में होगा। तो अगर इतना भी आइडिया होता तो आंसर ये वाला आ जाता। बाकी थर्ड फोर्थ स्टार्टिंग में कोई है ही नहीं, ये थर्ड और सेकंड है, तो आंसर ऐसे ही आ जाता बिना हमें नॉलेज के। बट हमें इतना पता होना चाहिए था कि महाबलीपुरम और सप्त पैगोडा पल्लवाज ने बनवाए हैं। ठीक है, हम इसको आगे बात कर लेते हैं। जैसे शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम, ये बनवाया है नरसिम्हवर्म वर्मन सेकंड ने। ये नरसिम्हवर्मन सेकंड ने बनवाया है। और ये सप्त पैगोडा किसने बनवाया है? फर्स्ट ने बनवाया है। ये नरसिम्हवर्मन फर्स्ट, एन फर्स्ट, तो ये पहले आ जाएगा, फोर्थ, थर्ड बाद में आएगा, क्योंकि नरसिम्हवर्मन फर्स्ट पहले आएंगे, सेकंड बाद में आएंगे। और ऊपर मैंने बता ही दिया है, दोनों फादर और सन है, राजा राजा फर्स्ट एंड राजेंद्र फर्स्ट। तो क्लियर है ना, ईयर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस बता दिया है मैंने। हाँ, एक चीज़ याद रखना, ये 7th सेंचुरी की बात चल रही है, पल्लवास की 7th सेंचुरी AD की बात चल रही है। ओके, और ये जो बात चल रही है ये 11th सेंचुरी की बात चल रही है। चोलास डायनेस्टी की 11th सेंचुरी में बने थे ये, मतलब 11th क्या, 10th सेंचुरी से 11th सेंचुरी का ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन बिलोंग टू द फॉरेन ट्रेड? फॉरेन ट्रेड कौन सा इंस्टीट्यूशन कहलाता है? श्रेणी, नाना देसीज, नगरम या मनीग्राम? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नाना देसीज। इसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। कभी भी फॉरेन ट्रेड आएगा ना तो यही आंसर होगा। बाकी जो है ना डोमेस्टिक वाले हैं, जैसे श्रेणी है तो ये लोकल ट्रेड को बोलते थे श्रेणीज। और ये जो है ना नगरम, नगरम से समझ में आ रहा होगा अर्बन है कुछ, ठीक है, तो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन था बेसिकली, इसको नगरम बोलते थे हम। और हाँ, ये जो मनीग्राम है ये क्या है? ये मनी लेंडर्स, मनी लेंडर्स जो होते हैं ना एंड बैंकर्स, इनका एसोसिएशन था। तो जो क्रेडिट वगैरह देते थे ना, वही वो मनीग्राम थे।
ठीक है, इंस्टीट्यूशंस थोड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, जो भी पूछे जाते हैं ये मेनली मुगल टाइम और दिल्ली सल्तनत के ही पूछे जाते हैं। ये वाला पुराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स नॉट करेक्टली मैच्ड? इसमें से कौन सा गलत है? अदीना मस्जिद, मांडू, दाखिल दरवाजा, गौर। ये गौर है, ठीक है। गौर पता है कहाँ है? वेस्ट बंगाल है। लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर, तीन दरवाजा अहमदाबाद। देखो ये सारे सही हैं, सी सही है, बी भी है और डी भी है। अदीना मस्जिद जो है ना, वो है पंडुआ में। पंडुआ भी वेस्ट बंगाल में है, अदीना मस्जिद। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनी संस्कृत वर्क, ये बाकी देख लेना। दाखिल दरवाजा गौर, लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर एंड तीन दरवाजा अहमदाबाद। नेक्स्ट टाइम के लिए याद कर लो उसको। अदर्शन रीजन, मैनी संस्कृत वर्क ऑन म्यूजिक वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। काफ़ी सारे संस्कृत वर्क जो थे ना, वो पर्शियन में काफ़ी सारे ट्रांसलेट हुए थे। मेडिवल की बात हम कर रहे हैं तो हमें ध्यान आ जाएगा, काफ़ी लोगों ने ये सब करवाया था। इवन जो रूलर्स थे ना, उन्होंने भी किया था खुद से। काफ़ी लर्न थे वो, संस्कृत वगैरह पढ़ना जानते थे। एक है ना वो जिनको अकबर भी बोलते थे हम, स्पिरिचुअल दारा शिको, वो उन्होंने तो किया ही था। सिर ए अकबर नाम से उनका टेक्स्ट है, सिर ए अकबर। तो ये काफ़ी फेमस है दारा शिको। इनका पूरा जो चलता है ना, जो इन्होंने पर्शियन में काफ़ी सारे संस्कृत वर्क को ट्रांसलेट किया था, वो इसी नाम से किया था, सिर ए अकबर से। द अर्ली चिश्ती सूफीज वर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक असेंबलीज कॉल्ड शाम। तो इस यही बोलते थे, म्यूजिक असेंबलीज का नाम शाम था। बट ये इससे रिलेटेड नहीं है। ये सूफीज की बात कर रहा है, ऊपर टेक्स्ट की बात कर रहा है, तो दोनों अलग अलग हैं, बट दोनों इंडिविजुअली सही स्टेटमेंट है। तो नॉट करेक्ट होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड? स्टेट को रूलर से मैच करना है। देवगिरी शंकरदेव, होयासल वीर बल्लाल, वारंगल रामचंद्र देव, मदुरई वीर पांड्या। तो काफ़ी लोग इसमें कुछ एलिमिनेट तो कर ही लोगे। मदुरई पता ही है, पांड्या की कैपिटल थी, तो ये तो सही ही होगा, इसको तो गलत नहीं करोगे। वारंगल के बारे में भी पता होगा, पता है? वारंगल जो था ना, वो रामचंद्र देव का नहीं है। वारंगल किसका था? ककाटिया डायनेस्टी का था। ककाटिया डायनेस्टी ऑफ वारंगल पढ़ते हैं ना हमेशा, तो ककाटियाज का था वारंगल, रामचंद्र देव का नहीं था। रामचंद्र देव से देव आ रहा है ना, देव देव, ये दोनों देवगिरी के थे, ऐसे याद कर सकते हो। शंकर देव और रामचंद्र देव बोथ बिलोंग्स टू द देवगिरी। ठीक है, देवगिरी शंकर देव, होयासल वीर बल्लाल और मदुरई वीर पांड्या। ये गलत है, बी गलत है, तो आंसर होगा बी, क्योंकि वारंगल ककाटिया डायनेस्टी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following pair not correctly matched? ध्रुवदास, भगत नामावली, रक्षण, रसखान, रसिक प्रिया, नवदास भक्तामल, उस्मान चित्रावली। बताओ क्या आंसर होगा इसका? देखो रसखान जो है ना, ये रसिक प्रिया ने नहीं लिखी है। रसिक प्रिया जो लिखी है, किसने लिखी है? एक सेकेंड रुकना इसको। हाँ, रसिक प्रिया जो बुक है, ये लिखी है केशव दास ने। केशव दास ने रसिक प्रिया लिखी है, रसखान ने नहीं लिखी है, ये चीज़ याद रखना। बाकी सारे सही हैं, ध्रुवदास भगत नामावली, नवदास भक्तामल, उस्मान चित्रावली। तो इसका आंसर होगा सी। द टर्म चकला हैज़ बीन यूज इन द मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। तो किससे रिलेटेड है? आइडेंटिकल टू परगना, परगना से रिलेटेड है क्या? या सरकार से है, या टेरिटोरियल यूनिट बिटवीन सूबा एंड परगना, बट नॉट आइडेंटिकल टू सरकार। तो दो, एक चीज़ इसमें हमेशा याद रखना, ओवर एक्सप्लेनेशन। कहीं पर भी आपको ये बताया जा रहा है ना कि मतलब मुझे ही मारो, मुझे ही टिक करो, तो वो स्टेटमेंट हमेशा मार दिया करो बिना सोचे समझे। जैसे ये देखो, टेरिटोरियल, इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत थी ही नहीं इस क्वेश्चन में, एक जनरल स्टेटमेंट बना देते।
तो क्या लिखा है, टेरिटोरियल यूनिट बिटवीन सूबा एंड परगना बट नॉट आइडेंटिकल टू सरकार। ओवर एक्सप्लेन कर रहा है तो इसी को सही मानेंगे। थोड़ा मैं बता देता हूँ, एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, कौन सा है मुझे ईयर नहीं याद है कब का है ये, 24 शायद, पता नहीं कब का है, बट एक क्वेश्चन आया था कि इसको अरेंज करना है सीक्वेंस में, बड़े से छोटा, और मेडिवल टाइम के थे। तो सूबा, सरकार, चकला आता था अब यहाँ पर, चकला और परगना। उसके बाद आती है छोटी यूनिट जिसको हम विलेज बोलते हैं। तो ये मेडिवल टाइम में बेसिकली इतना था। तो सूबा मतलब सूबा अपना प्रदेश, ठीक है, स्टेट को सूबा बोल लो, सरकार ले लो डिस्ट्रिक्ट को, चकला ले लो ब्लॉक को, परगना और नीचे आ जाएगा विलेज, बिल्कुल छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। ये सीक्वेंस है बेसिकली यूनिट्स का, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का सीक्वेंस है। मॉस्क कार द खैर उल मंजिल अपोजिट द पुराना किला इन दिल्ली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय होम। खैर उल मंजिल जो है पुराना किला के जस्ट अपोजिट है, वो किसने बनवाया था? हमीदा बानो बेगम ने, सलीमा सुल्तान, जीजी अंगा, या महामंगा? तो इसका आंसर क्या होगा? फॉस्टर मदर, अकबर की फॉस्टर मदर है ये महामंगा। काफ़ी ज़्यादा सुना होगा इनके बारे में, अगर सीरीज़ वगैरह देखी होगी तो उसमें भी काफ़ी रोल था इनका एडमिनिस्ट्रेशन में। तो फॉस्टर मदर ऑफ अकबर हैं ये, इन्होंने बनवाया था खैरुल मंजिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और कुछ तो इसमें नहीं है सच एक्सप्लेन करने लायक। अरेंज करना है हमको सीक्वेंस में। देखो ये क्रोनोलॉजी वाला जो ऐसे क्वेश्चन है ना, ये वाले, इनको, ये दो टाइप के होते हैं, मतलब दो जगह से आते हैं। एक आता है इसी का, लेटर मुगल से पूछते हैं ये लोग, तो लेटर मुगल का सीक्वेंस याद कर लेना, मैं भी याद करवा दूंगा लेटर मुगल का। और एक आता है मराठास का, रिमेंबर दिस, मराठास और लेटर मुगल से ये सीक्वेंस पूछते हैं, और ये अल्टरनेट ईयर्स में मिल जाएगा, कभी मुगल्स आता है कभी मराठास आता है। हाँ, लेटर मुगल का सीक्वेंस देखो, इसका सीक्वेंस याद करने का तरीका है, एक राइम बनाई थी हमने, जहाँ फारूक, जहाँ फारूक किया रफ़ी ने मोहम्मद को अहमद अकबर, अहमद आलम अकबर बहादुर, अहमद आलम अकबर बहादुर, आलम अकबर एंड बहादुर। तो कोई यार हर्ट मत हो जाना इससे, ठीक है, मतलब मैंने अपने कंफर्ट के लिए याद किया था। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखना पढ़ना। जहाँ फारूक किया रफ़ी ने, जहाँ फारूक किया रफ़ी ने मोहम्मद को अहमद आलम शाह अकबर बहादुर, ऐसे ही याद करना है। तो जहाँ से है जहांदार शाह, ठीक है। फारूक किया फरुखशियार, रफ़ी उद दर्जात और रफ़ी उद, यहाँ दो रफ़ी आए थे, ठीक है। फिर मोहम्मद शाह रंगीला और अहमद शाह आलम शाह अकबर, अकबर सेकंड आया था यहाँ पे, और फिर बहादुर शाह आया था। तो ऐसे ही याद करना है, वो दो बहादुर शाह थे तो ये फर्स्ट होगा शायद, है ना। तो ऐसे ही याद करना है, जैसा फिर से बता रहा हूँ मैं, जहाँ फारूक किया रफ़ी ने मोहम्मद को अहमद आलम अकबर बहादुर, जहाँ फारूक किया रफ़ी ने मोहम्मद को अहमद आलम अकबर बहादुर। एक बार इनका सीक्वेंस देख लेना, अकबर पहले है कि आलम बाद में, मेरे हिसाब से मैं सही लिख रहा हूँ। क्लियर है? तो अब इसको बहुत इजी हो जाएगा करना, क्यों? देखो, जहाँ फारूक किया तो जहांदार शाह पहले आएगा, और उसके बाद मोहम्मद शाह आएगा। फिर जहाँ फारूक किया रफ़ी ने मोहम्मद को अहमद आलम आलमगीर, ये हो गए, अहमद शाह पहले आ जाएंगे, तो डी के बाद सी आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा BADC। इजी हो गया, ऐसे ही याद करना। देखो ऐसे ही ट्रिक बना लेना मराठास की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा क्लेम
ऑफ रेवेन्यू फॉर प्रोटेक्शन बाय नोन बाय व्हाट नेम? तो रेवेन्यू फॉर प्रोटेक्शन जो होता था मराठा क्लेम करते थे, उसको किस नाम से जानते थे हम? तो सरदेश मुखी था, चौथ था, या अबवाब, या जामादानी? तो जिसको पता होगा तो जामादानी और अबवाब तो आप काट ही दो, कन्फ्यूज़न आपको सरदेश मुखी और चौथ में होता, अगर आपने मराठास थोड़ा बहुत पढ़ा है तो इसका आंसर है चौथ। चौथ इज़ 1/4 टैक्स और सरदेश मुखी 1/10 टैक्स था। मतलब 10% है ये, और ये 25% टैक्स है। अब इसमें क्या होता है, देखो, ये नॉन मराठास से प्रोटेक्शन के लिए होता था। कौन सा टैक्स? चौथ टैक्स। और जो सरदेश मुखी था वो सबको देना पड़ता था, मतलब जो भी उस मराठा टेरिटरी में रह रहे होते थे उन सबको देना पड़ता था। कौन सा? सरदेश मुखी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में तो आ रहा होगा, साथ में जो बैकग्राउंड में वॉइस आती है डॉग की या किसी के भी आती है, तो उससे फेमिलियर हो गए होंगे। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रे डॉग्स और आस पड़ोस में डॉग्स भी बहुत हैं, तो वॉइस ऐसी ही आती रहेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? प्लेस और लीडरशिप को मैच करना है। सांभलपुर सुरेंद्र शाही, कश्मीर में गुलाब सिंह थे, और गंजम राधा कृष्ण दंड सेना, लखनऊ लियाकत अली। तो अगर 1857 का रिवोल्ट आपने पढ़ा है तो कुछ तो नेम फेमिलियर होगे ना, जैसे लियाकत अली से फेमिलियर होगे। ये इलाहाबाद से बिलोंग करते थे। इलाहाबाद में 1857 के रिवोल्ट में लियाकत अली थे बेसिकली। लखनऊ में कौन थे? लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, और बिरजिस कादिर, और ये लोग थे। और गंजम राधा कृष्ण दंड सेना उड़ीसा में है ये, सांबलपुर भी उड़ीसा में है, सुरेंद्र शाही, और कश्मीर में गुलाब सिंह का रूल था। कौन सा गलत है? यही गलत है, डी वाला। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। एक चीज़ और है 1857 के, बाकी आपको पता होगा, जैसे कानपुर। कानपुर से कौन था? नाना साहब। और उनके कमांडर, क्या नाम था उनका? तात्या टोपे। तो ये याद रखना। लखनऊ का बता ही दिया, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। एंड और कुछ बच गया? झांसी, लखनऊ, मेरठ। मेरठ है, और मेरठ से वो थे ना, मंगल पांडे थे। और बहादुर शाह जफ़र, वो दिल्ली से थे, है ना? तो ये कुछ ऐसे हैं जिनको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? रिबेलियन और ईयर, कब वहाँ पे रिबेलियन हुआ है? तो संथाल 1855, 56 संथाल सही है। खासी रिवोल्ट और कोल सही है। अहोम रिवोल्ट भी गलत है। अहोम रिवोल्ट 1828 में हुआ है। हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि जब बर्मीज़ वॉर चल रहा था, एंग्लो बर्मा वॉर चल रहा था 1826 के अप्रॉक्स, उसके बाद हुआ था अहोम रिवोल्ट। वहाँ पे ट्रीटी ऑफ यान्दबो साइन हुई थी, है ना? उसके बाद ये अहोम रिवोल्ट कर दिया था, क्योंकि जो एंग्लो बर्मा ट्रीटी में जो चीज़ें फुलफिल, जो प्रॉमिस ऐसे थे ना, वो फुलफिल नहीं किए थे इन्होंने। तो अहोम ने फिर रिवोल्ट कर दिया 1828 में। ये कहानी समझ में आ गई ना? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अहोम रिवोल्ट। और खासी का है तीरथ सिंह। सीधू और कान्हू किसके हैं? पता होगा, संथाल के हैं सीधू और कान्हू। और ये हैं बूढ़ू भगत नाम है इनका, ये कोल रिवोल्ट के हैं। तो ये भी याद कर लेना कौन कौन है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। स्पेक्ट्रम किसने किसने पढ़ी है? देखो, जिसने भी स्पेक्ट्रम पढ़ी हो ना, एक लाइक कर देना। स्पेक्ट्रम क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो, जैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म होगी
पोस्ट इंडिपेंडेंस से पहले छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, 2-2 पेजेस के, 3-3 पेजेस के चैप्टर्स हैं। उसमें एजुकेशन रिफॉर्म्स कितने हुए हैं, पीजेंट रिफॉर्म्स कितने हुए हैं, वर्किंग प्रोटेस्ट मतलब अर्बन जो प्रोटेस्ट थे, बेसिकली प्रोटेस्ट कौन कौन से हुए हैं वो सारे वहाँ पे दिए हुए हैं। बहुत ज़्यादा क्रिस्प कंपाइलेशन दिया हुआ है चैप्टर्स के फॉर्म में। जब थोड़ी मॉडर्निटी ख़त्म होती है तो वो वहाँ से देखोगे ना, वहाँ पे एक एजुकेशन रिफॉर्म्स की एक चैप्टर दिया हुआ है। वहाँ पे सारे एजुकेशन रिफॉर्म्स सीक्वेंस में कवर है। तो उन एजुकेशन रिफॉर्म्स को याद कर लेना, मैं यहाँ भी बता देता हूँ, बट बाकी के लिए आपको देखना ही पड़ेगा वहाँ पे पीजेंट मोमेंट, और बाकी और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं वो वहाँ से देखना पड़ेगा। देखो सबसे पहले कौन सा रिफॉर्म्स आया, मैकॉले का मिनट आया था। मैकॉले का मिनट आया था, कब आया था? 1835 में। उसके बाद कौन सा आया? देखो डिटेल में बता देता मैं, बट यार अभी इतना टाइम नहीं है ना, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, फिर लोग देखते भी नहीं हैं। मैकॉले मिनट आया था। मैकॉले मिनट के बाद आया था वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच ही जो है वो काफ़ी ज़्यादा मास की बात करता था। बेसिकली 1854 के आसपास आया था वुड्स डिस्पैच। तो वुड्स डिस्पैच में बात हुई थी मासेस की, कि मासेस तक एजुकेशन पहुंचानी है। और मैकॉले मिनट में बात हुई थी, बेसिकली इन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का मतलब ये हुआ कि ऊपर वालों को हम एजुकेट कर देंगे, फिर ऊपर वाले इंडियंस जो हैं वो एजुकेट हो जाएंगे, तो नीचे वालों को अपने आप धीरे धीरे वो उनके थ्रू एजुकेशन मिल जाएगी। तो सबको उनको एजुकेट नहीं करना पड़ेगा, ऐसा मैकॉले ने बोला था। और वो एंजेलिसिस्ट भी थे, मतलब वो चाहते थे कि जो हो एजुकेशन हो वो इंग्लिश में हो बेसिकली। और वुड्स डिस्पैच में ऐसा नहीं था। वुड्स में बेसिकली वर्नेकुलर एजुकेशन जो हो उसकी बात की थी, वो वर्नेकुलर लैंग्वेज में हो, मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन, जूनियर की एजुकेशन है वो वर्नेकुलर में, ऊपर वाली एजुकेशन जो है यूनिवर्सिटी और हायर की, तो वो होनी चाहिए इंग्लिश में, ऐसा बोला था वुड्स डिस्पैच ने। और वुड्स डिस्पैच 1856 हो गया। देन आएगा हंटर कमीशन। हंटर हंटर कमीशन आएगा 1884 के आसपास आएगा हंटर कमीशन। और हंटर कमीशन के बाद कौन सी कमेटी आती है? एक और आएगा 1904 में, रेले कमीशन करके है। रेले कमीशन 1904 में, ये सब एजुकेशन के बता रहा हूँ मैं। 1917 में आएगा सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन फिर 1917 हो गया। एक उसके बाद है 1944, आज़ादी से जस्ट पहले सर्जेंट प्लान आएगा। सर्जेंट प्लान, इन्होंने तो बहुत ज़्यादा ही बोल दिया था कि हम 100% लिटरेसी रेट अचीव कर लेंगे, सबको ही पढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसी बात की थी यहाँ पे। तो ये समझ में आ गया ना, ये सीक्वेंस याद कर लेना। पहले मैकॉले मिनट, वुड्स डिस्पैच, हंटर कमीशन, रेले कमीशन, सैडलर कमीशन, सर्जेंट प्लान, ऐसे करके याद होना चाहिए। तो हंटर कमीशन, सैडलर हो गया, वुड्स डिस्पैच, सर्जेंट प्लान। सर्जेंट प्लान सबसे एंड में आएगा। और आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, मतलब वुड्स डिस्पैच पहले आ जाएगा 1854 में, देन हंटर कमीशन 1884। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in 1946 the Muslim League withdrew its acceptance of the cabinet mission plan। मुस्लिम लीग ने अपना, देखो पहले क्या किया था, कैबिनेट मिशन प्लान आया, कैबिनेट मिशन प्लान आया था तो सबने एक्सेप्ट किया था। सबने इन द सेंस कि जो मेन दो पार्टीज थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, उसने एक्सेप्ट कर लिया था। और गवर्नमेंट भी, मतलब जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसमें मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट भी किया था। फाइनेंस मिनिस्ट्री और काफ़ी और भी मिनिस्ट्रीज़ मिली थी इनको, बट इन्होंने क्या किया बाद में, उसको बोला कि हम नहीं लेंगे पार्ट, हमें पाकिस्तान चाहिए पूरा। तो उसके लिए फिर वो डायरेक्ट एक्शन डे फिर इन्होंने बोला था, और हट गए थे। डायरेक्ट एक्शन डे वही 16 अगस्त, मतलब कैबिनेट मिशन प्लान की एक्सेप्टेंस के बाद, मतलब जब रिजेक्ट इन्होंने किया था तो 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेसिकली हाँ, तो इन्होंने विदड्रू कर ली थी अपनी जो भी एक्सेप्टेंस थी कैबिनेट मिशन प्लान की। और रीज़न क्या था? रीज़न है मुस्लिम लीग ज्वाइन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946।
देखो, रीज़न ये नहीं था, ठीक है। रीज़न था कि उनको पाकिस्तान अलग चाहिए था, बट वो पाकिस्तान अलग कैबिनेट मिशन में ऐसी बात कुछ थी नहीं, इस वजह से था। बट ये बात सही है कि उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट में पार्ट लिया था। दोनों इंडिविजुअली करेक्ट हैं, बट आर जो है नॉट करेक्ट है, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर रहा है उसको। हु एमंग द फॉलोइंग लीडर्स फाउंडेड द रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन? क्रांतिकारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हुई हैं वो किसने किसने फॉर्म की हैं? अभिनव, हाँ, अभिनव भारत सोसाइटी किसने फॉर्म की है? भगत सिंह, बरिंद्र कुमार घोष, विनायक दामोदर सावरकर या पुलिन बिहारी? तो इसका आंसर क्या होगा? अभिनव भारत सोसाइटी, विनायक दामोदर सावरकर, या इनको वीडी सावरकर भी बोलते हैं। इन्होंने बेसिकली 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी फॉर्म की थी, है ना। और एक और ऑर्गेनाइजेशन है मित्र मेला, ये भी याद कर लेना। मित्र मेला ये 1899 में फॉर्म हुई थी। दो भाई थे बेसिकली, एक वीएस सावरकर थे, एक और सावरकर थे, मुझे नाम एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा अभी। तो उन दोनों ने मिलकर ही ये सारी दोनों ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की थी, पहले मित्र मेला, फिर अभिनव भारत सोसाइटी। याद रखना इस चीज़ को। हु अमंग द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल रिडिकूल्ड कांग्रेस एज रिप्रेजेंटेटिंग ओनली माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ द पीपल? किसने बोला था कांग्रेस को कि ये एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, मतलब बहुत लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं? तो ये बोला था किसने? डफरिन ने बोला था ये। और याद कर लेना, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी डफरिन ने बोला था। डफरिन ही ऐसा था जिसके टाइम में कांग्रेस फॉर्म हुई थी। तो याद कर लेना कि कौन सा गवर्नर जनरल ऐसा था जिसके टाइम में आईएनसी स्टैब्लिश हुई। डफरिन के टाइम में। कहाँ स्टैब्लिश हुई थी? बॉम्बे में। कितने लोगों ने अटेंड किया था? 72 डेलीगेट्स थे। कौन था फर्स्ट? डब्ल्यू सी बनर्जी और ए ओ ह्यूम ने बेसिकली इसको इस्टेब्लिश किया था। हाँ, एक और चीज़ है याद करने लायक, एक स्टेटमेंट था, बताओ अच्छा किसने बोला था? कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन इज असिस्ट इट्स टू अ पीसफुल डिजायर। ये किसने बोला था? तो ये बोला था, करजन ने बोला था कि कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल, और उसका ये ग्रेटेस्ट एम्बिशन है कि उसको वो पहुंचाए उसके पीसफुल डिमाइज तक, है ना। तो ये करजन ने बोला था। दोनों याद कर लेना, दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? सबसे ऊंचा वाटरफॉल इंडिया में जॉग फॉल है, कुंचिकल फॉल, रखीम कुंड फॉल या क्यूती फॉल? तो जिसके नाम नहीं सुने उनको हटा दो, फॉल तो पढ़े होंगे ना। तो इसी में कंफ्यूज हो गए, जॉग फॉल या कुंचिकल फॉल। तो इसका आंसर क्या है? कुंचिकल फॉल। ये बेसिकली 455 मीटर ऊंचा है। कहाँ पर है? वराही रिवर। वराही रिवर पर है। और ये रिवर कहाँ फ्लो होती है? कर्नाटका में। और ये वाटरफॉल भी कर्नाटका में ही है। क्लियर? जॉग फॉल शरावती पता ही होगा। और दो तीन और हैं जो हाईएस्ट हैं, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट हैं। एक बराही पानी है, बराही पानी वाटरफॉल, ये बताओ कहाँ है। और एक नोआ काली कई है, नोआ काली कई, ये वाटरफॉल कहाँ है? देखो इससे तो नाम से ही आ रहा है कि ये नॉर्थ ईस्ट में ही होगा। तो ये मेघालय में है और बराहा पानी है उड़ीसा में। ये तीन ही बेसिकली टॉप मोस्ट पे आते हैं जो हाईएस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर समझ में आ गया ना? कुंचिकल फॉल है इसका आंसर, हाईएस्ट वाटरफॉल में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? किसकी सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है? देखो कोस्ट लाइन जो है ना, ये पेपर पुराना है, 2019 है, 18 है, 18 का पेपर है शायद ये। 18 का पेपर है। तो ये अभी क्या था, 2025 में कोस्ट लाइन सारी बाउंड्रीज एक्सटेंड किया, मतलब उसको अपडेट किया गया है। तो 11,098 किलोमीटर अप्रॉक्स बाउंड्री टोटल निकली है। पहले कितनी थी? 7516, कुछ इतना ही था, है ना। 7516 या 14 किलोमीटर टोटल जो था
वो कोस्ट लाइन थी हमारी, अब 11,098 निकली है, तो वो चीज़ समझना और उसके हिसाब से अपडेट भी करना। तो सबसे ज़्यादा किसकी है, स्टेट्स के बारे में पूछ रहा है, तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात। तो आंसर क्या है इसका, आंसर है इसका गुजरात। अब हम लिख रहे हैं, याद कर लेना, सबसे ज़्यादा है गुजरात की। वैसे सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार की है, अराउंड 3,000, ठीक है, अराउंड 3,000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है अंडमान निकोबार की। बट हम स्टेट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, गुजरात आएगा, देन आएगा तमिलनाडु, आंध्रा, महाराष्ट्र। ये याद करना, ये सीक्वेंस है, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्रा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान डेजर्ट और थार डेजर्ट इज द एक्सपेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। किसका एक्सपेंशन है राजस्थान या थार डेजर्ट जिसे हम बोलते हैं, कब ये आया था, प्लियोसीन का है, पेलियोसीन, प्लीस्टोसीन एंड रिसेंट डिपॉजिट, या ओलिगोसीन। तो वही ओवर एक्सप्लेनेशन वाला ट्रिक लेके चलोगे इसमें, तो ये है ओवर एक्सप्लेनेशन, प्लीस्टोसीन एंड रीसेंट डिपॉजिट्स। क्या लिखने की जरूरत है, रीसेंट डिपॉजिट्स लिखा इसीलिए क्योंकि यही करेक्ट आंसर है, सिंपल। तो याद कर लेना नेक्स्ट टाइम के लिए कि थार डेजर्ट कब फॉर्म हुआ है, प्लीस्टोसीन एंड रीसेंट डिपॉजिट्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स। एक और चीज़ यहाँ याद कर लेना, थार डेजर्ट है, एक और पूछा जाता है डेक्कन, हाँ डेक्कन ट्रैप्स है ना, ये कब फॉर्म हुए थे, ऐसा भी क्वेश्चन आया एक बार। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट में कौन सी रिवर ओरिजिनेट नहीं होती है। तो ये इंडिया का मैप है, ये है वेस्टर्न घाट्स, तो यहाँ से रिवर ओरिजिनेट होगी और इस तरफ जाएगी बेसिकली, ये बोल रहा है। तो कौन सी रिवर है, गोदावरी, तापी, कावेरी या काबम। तो सबको आंसर आ ही गया होगा, इसका आंसर क्या है, ताप्ती रिवर। देखो गोदावरी रिवर लॉन्गेस्ट है, दक्षिण मतलब पेनिनसुलर रीजन की लॉन्गेस्ट है गोदावरी, ये त्र्यंबकेश्वर से निकलती है महाराष्ट्र में। कावेरी एक है कृष्णा, वो महाबलेश्वर से निकलती है, और कावेरी कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी हिल से। हाँ, और काबम के बारे में अगर आपको आइडिया नहीं है तो तापी और नर्मदा पता होगा ना, ऊपर नर्मदा है, नीचे तापी है, बीच में विंध्या हिल्स है। नहीं नहीं, विंध्या हिल्स ऊपर है, सतपुड़ा हिल्स, विंध्या और सतपुड़ा के बीच में आती है नर्मदा, जो फॉल्ट वैली ड्रेनेज है, और सब सतपुड़ा के नीचे आती है तापी रिवर, और ये ओरिजिनेट होती है इस तरफ से, मतलब बेसिकली अरेबियन सी में गिर रही है तो ओरिजिनेट इधर होगी ना। आंसर है इसका तापी। नेक्स्ट हमें मैच करना है जो स्टेट है और उन स्टेट में जो हाईएस्ट पीक है उसको मैच करना है। केरला में हाईएस्ट पीक कौन सी, नागालैंड का पता होगा, रिपीटेड है, सारामाटी। उत्तराखंड नाम से आ रहा है, नंदा देवी। तमिलनाडु अनाईमुडी, और नहीं नहीं, तमिलनाडु है डोडा बेटा और केरला है अनाईमुडी, ठीक है। तो इसको इसी तरीके से याद करना, तमिलनाडु डोडा बेटा है और केरला अनाईमुडी है। आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा सी। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हुआ है, मतलब नागालैंड, उत्तराखंड, तमिलनाडु रिपीटेड है, केरला की जगह कुछ और आया था एक ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरला की जगह राजस्थान आया था, राजस्थान और एमपी भी पूछा गया। राजस्थान की जैसे गुरु शिखर है, एमपी की धूपगढ़, हाँ धूपगढ़ है एमपी की, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। हाँ नेक्स्ट है, वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट, ये किसने कहा था, थॉर्न वेट, कोइपन, ट्रेवार्था या स्टैम्प। देखो कोइपन क्लासिफिकेशन कई बार पढ़ा होगा तो इन्हीं को मार देना, क्लास 11th में भी एक चैप्टर है कोइपन क्लासिफिकेशन से वेजिटेशन कैसा होना चाहिए, तो आंसर होगा इसका कोइपन। शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मतलब वो चीज़ नहीं, मतलब ज्योग्राफी ज़्यादा ऑप्शनल नहीं है मेरा, तो इतना हो सकता है गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, ब्लैक सॉइल इज़ लोकली कॉल्ड रेगुर, सही बात है, रेगुर ही बोलते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू द क्रैब्स द रेगुर सॉइल इसेंशली अ मैच्योर सॉइल, मैच्योर है, बिल्कुल है, सेल्फ फ्लफिंग प्रॉपर्टी होती है इसमें। ब्लैक सॉइल आर हाईली रिटेंटिव टू मॉइस्चर, सही बात है। ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन द हिमालयन रीजन, भाई मैप इंडिया का ये है,
और इधर है महाराष्ट्र, ऊपर है गुजरात। तो ये जो महाराष्ट्र गुजरात वाला एरिया है ना, यहीं पर होती है ब्लैक सॉइल, और यहीं पर कॉटन सबसे ज़्यादा होता है। ब्लैक सॉइल इज़ फेमस फॉर, मतलब कॉटन इज, मतलब ब्लैक सॉइल इज़ फेमस फॉर कॉटन बेसिकली, इतना याद रखना। तो ये आंसर गलत हो गया, पेनिनसुलर रीजन है ना महाराष्ट्र, और हिमालय नहीं है। तो ये तो इजी क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद सॉइल? सॉइल के कॉन्टेक्स्ट में कौन रिलेटेड है? इडाफिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक, टोपोग्राफी। देखो, एलिमिनेट करते हैं हम, क्लाइमेट नहीं है, बायोटिक भी नहीं है, दो फंस गए, एक इडाफिक एक टोपोग्राफी। कुछ लोग टोपोग्राफी मारे होंगे, मुझे पता है, बट इसका आंसर है इडाफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डामम एंड पेपर इन इंडिया? कार्डमम, इलायची और पेपर, ये किसने इंडिया में, मतलब कौन सा स्टेट है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? तो तमिलनाडु, गोवा, केरला और महाराष्ट्र। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका केरला। केरला इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर दोनों का, कार्डमम का भी और पेपर का भी। एक हिल है कार्डमम हिल, उस नाम से ही उसको हिल, मतलब कार्डमम हिल के नाम से ही जानते हैं, है ना। तो केरला और तमिलनाडु वो नीलगिरी वाला रीजन ही है जहाँ पर है ये। द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज इज बेस्ड ऑन। तो ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड है? सोशल डेवलपमेंट पर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्लोबल विलेज की बात कर रहा है ना, मतलब ग्लोबल है कुछ, है ना। तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट होगा ना, तो ग्लोबली होता है वो। और ओवर एक्सप्लेन भी कर रहा है, ट्रांसपोर्ट के साथ कम्युनिकेशन भी लिखा है, ये भी समझ सकते हो। बाकी ये तो भाई देखो, सोशल डेवलपमेंट तो एक एरिया हो गया ना, वहाँ पर सोशल डेवलपमेंट। पॉलिटिकल डेवलपमेंट एक टेरिटरी होती है, टेरिटरी के अंदर पॉलिटिक्स होती है, वहीं का पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड बैंक, ये भी ग्लोबल विलेज प्रमोट नहीं करते हैं। प्रमोशन तो ऐसा होगा ना कि हम ट्रेड कर पाएँ कहीं से भी, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो पाए, वो होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रैंक फर्स्ट इन इंडिया इन लेंथ ऑफ रोड्स? रोड्स की लेंथ अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा रोड्स कहाँ पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग किस स्टेट में बनी है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। आंसर पता होगा सबको, महाराष्ट्र। क्यों पता होगा? क्योंकि नितिन गडकरी आर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इसके मिनिस्टर हैं ये। तो ये अपनी ही जगह ज़्यादा बनवाएंगे, मतलब ऐसे मैंने याद किया था। तो महाराष्ट्र ही है इसका आंसर। उसके बाद यूपी आता है अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द पंपास ग्रासलैंड सिचुएटेड? कुछ ग्रासलैंड्स के नाम हैं, उनको याद कर लो। वन ऑफ द नेम इज पंपास। तो पंपास ग्रासलैंड कहाँ है? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिले और इक्वाडोर। आंसर क्या है इसका? पंपास इज इन अर्जेंटीना। ब्राज़ील में कौन सा है? कैंपॉस है ब्राज़ील में। इक्वाडोर, इक्वाडोर में लानोस है। और इक्वाडोर और वेनेजुएला भी में भी ले लो, क्योंकि वो बॉर्डर पे ही मिल जाएगा। तो लानोस जो है वो इक्वाडोर और वेनेजुएला में है। और भी पता होंगे आपको, जैसे नॉर्थ अमेरिका ऊपर पड़ता है ना, उसमें प्रेरीज हैं, ग्रासलैंड। साउथ अमेरिका में बेसिकली पंपास हैं। और साउथ अफ्रीका वाला जो रीजन है अफ्रीका का, तो अफ्रीका में आते हैं वेल्ड। ऑस्ट्रेलिया वाला जो रीजन है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स आते हैं। तो रिवीजन भी हो रहा है ना आप लोगों का। और एशिया जहाँ पे हम लोग रहते हैं, एशिया के ऊपर वाला जो, इसको टेम्परेट ग्रासलैंड बेसिकली बोलते हैं, स्टेपीज आते हैं। स्टेपीज, ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली? ये एशिया मतलब ऊपर आता है चाइना, और वहाँ पे वो स्टेपीज मिल जाएंगे। डेजर्ट कंट्री, डेजर्ट को कंट्री से मैच करना। सोनोरन डेजर्ट USA, करेक्ट। टकला मकान चाइना, पढ़ा है हमने। कराकुम तुर्कमेनिस्तान और गिब्सन ब्राज़ील। तो कराकुम भी तुर्कमेनिस्तान में है, और गिब्सन कहाँ है? गिब्सन इज़ इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली दो डेजर्ट फेमस है, नाम याद कर लेना, जो पूछा भी गया है। एक गिब्सन पूछा गया है, एक विक्टोरियन डेजर्ट पूछा गया है। विक्टोरियन डेजर्ट
इफ़ आई एम रिकॉलिंग राइट। तो विक्टोरिया नहीं पूछा गया है शायद, हाँ ये ऑस्ट्रेलिया का ही है। तो बाकी सारे मैच कर रहे हैं। सोनोरन यूएसए, कराकुम तुर्कमेनिस्तान एंड टकलामकान चाइना। गोबी मंगोलिया पता ही होगा, ये भी PYQ है। एक काम और करना, सहारा डेजर्ट याद कर लेना। सहारा डेजर्ट में कितने कंट्रीज़ आते हैं, थोड़ा बहुत एक जनरल आइडिया ले लेना। सारे कंट्रीज़ याद मत करना, बट हैव एन जनरल आइडिया कि अगर आ जाए तो उसको एलिमिनेट कर पाओ। एट द माउथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर द बर्ड फूड डेल्टा इज फॉर्म्ड। किस रिवर के माउथ पे बर्ड फूड डेल्टा फॉर्म होता है? हुआंगो रिवर, नाइल, दनूबे या मिसिसिपी? तो बर्ड फूड डेल्टा इज फेमस फॉर मिसिसिपी रिवर। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, एक चीज़ याद रख लेना, मिसिसिपी जो है लॉन्गेस्ट रिवर है। कहाँ की? नॉर्थ अमेरिका की। ये चीज़ याद रखना। कहाँ गिरती है ये? मैं मैप में बना ही दिया है, गल्फ ऑफ अमेरिका। पहले गल्फ ऑफ मैक्सिको था, ट्रंप ने इसका नाम चेंज कर दिया है, गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। तो मिसिसिपी लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर है नॉर्थ अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयोडीन इन द वर्ल्ड? आयोडीन का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कौन है? जापान है, चिले, यूएसए और चाइना? आंसर है इसका चिले। चिले इज़ ऑल्सो फेमस फॉर कॉपर। कॉपर का भी वहाँ पे वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर है। एक्चुअली रिजर्व बहुत ज़्यादा थे कॉपर के। कॉपर की वजह से ही चिले में पॉलिटिकल क्राइसिस बहुत हुए हैं। आपने अपनी सिविक्स 9th और 10th में पढ़ा होगा, चैप्टर था चिले का। हाउ मच मैरीटाइम डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप वॉज reduced आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सुएज कैनाल? तो कितनी डिस्टेंस कम हो गई जब सुएज कैनाल बना? तो सुएज कैनाल बनने से कितनी डिस्टेंस कम हो गई, ये बताना है। 5,000 किलोमीटर, 7,000, 8,000 या 10,000? तो ये बेसिकली है अफ्रीका। अब यहाँ से सुएज कैनाल बन गया तो हम यहाँ से चले जाते हैं, बट पहले जब सुएज कैनाल नहीं था तो हमको पूरा घूम के ऐसे यूरोप जाना पड़ता था। ये यूरोप है। अब जब ये बन चुका है तो हम बीच से जाते हैं। पहले रेड सी आता है, फिर मेडिटेरेनियन सी आता है, बीच में पड़ती है सुएज कैनाल। तो 7,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हुआ है। नेक्स्ट है, अरेंज करना है कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ को डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये 2016 क्वेश्चन तो करंट अफेयर है, बट हम इसको अपने अकॉर्डिंग करते हैं आज के टर्म्स में, मतलब 2026 में कॉफ़ी कौन प्रोड्यूस कर रहा है ज़्यादा, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है ब्राज़ील, देन आएगा वियतनाम, कोलंबिया। बस इतना याद कर लो, ये 3 कंट्रीज़ हैं। और अपना प्यारा भारत 7th पे आता है। याद कर लेना, कॉफ़ी प्रोडक्शन में इंडिया इज़ ऑन 7th रैंक। नेक्स्ट है, उसको करवा नहीं रहा हूँ, उसमें देख लेना, अगर मैच कर लेना, अगर कुछ मिल जाए तो कर लो। करंट अफेयर है इसलिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ मैं। नेचुरल ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इज द आउटकम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? नेचुरल ग्रोथ किसका आउटकम है? क्रूड बर्थ रेट का आउटकम है, डेथ रेट का है, या माइग्रेशन का है, या मैरिजेस का है? किसका आउटकम है कि नेचुरल ग्रोथ हो रही है? तो अगर हम एलिमिनेट करें तो बताओ क्या करेंगे? ऑप्शन से जाओ। ओनली ए अ पॉसिबिलिटी हो सकता है, बी और डी क्या पॉसिबल हैं? मतलब क्रूड डेथ रेट और मैरिजेस होगी तो क्या बढ़ जाएगा पॉपुलेशन? तो बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सी अकेला भी नहीं हो सकता, माइग्रेशन से ऐसा इम्पैक्ट पड़ रहा हो इतना। हाँ, ए और भी हो सकते हैं, क्योंकि बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत इफेक्ट करती है ना। कहीं पर भी नेचुरल ग्रोथ हो रही है, बर्थ रेट कितनी ज़्यादा होनी चाहिए हमेशा डेथ रेट से, तभी वहाँ पर ग्रोथ होगी, नहीं तो पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी, है ना। तो आंसर होगा इसका ए बी। एलिमिनेशन से कर सकते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज रैंक्ड इकोनॉमिकली एट द टॉप बट द लोवेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स रेशियो? सबको पता है जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर ऑनर क्राइम सबसे ज़्यादा होते हैं वही है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, हरियाणा। हरियाणा में ही है ना सबसे कम सेक्स रेशियो।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी हैज़ द लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट एज पर 2011 सेंसस। देखो एक चीज़ याद कर लेना, अभी लास्ट टाइम क्या है ना, 2024 और 25 में सेंसस से क्वेश्चन काफ़ी कम हो गए हैं। 2011 के सेंसस से ही क्वेश्चन अभी भी आता है हालांकि, बट काफ़ी कम हो गया है। तो इस वजह से सेंसस को छोड़ सकते हो, मत पढ़ो, थोड़ा बहुत आइडिया ले लेना, क्योंकि अभी तक जब अभी ये सेंसस चल रहा है तो ये आएगा काफ़ी टाइम बाद, 2028-29 में आएगा सेंसस अपना जो चल रहा है, तो इस वजह से अभी के लिए 2011 ही इम्पोर्टेंट है। तो करते हैं इसको सॉल्व। कहाँ पर लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट है? रामपुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच। आंसर क्या होगा इसका? श्रावस्ती। दोनों कॉन्टेक्स्ट में श्रावस्ती है। दोनों कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि परसेंटेज में भी श्रावस्ती सबसे कम है, और पीपल्स जो हैं वो भी मतलब परसेंटेज गलत बोल रहा हूँ मैं, दोनों परसेंटेज में ही होगा लिटरेसी रेट तो, बट ये फीमेल का भी सबसे कम है और ओवरऑल भी लिटरेसी रेट सबसे कम जो है श्रावस्ती में ही है। श्रावस्ती के बाद आता है बहराइच जहाँ सबसे कम है, फिर आता है बलरामपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। वही है, चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात कर रहा था, ऊपर का की बात कर रहा था, ओवरऑल सेक्स रेशियो। इसमें भी हरियाणा आंसर था और इसमें भी हरियाणा आंसर है। नो नीड ऑफ एनी एक्सप्लेनेशन, इतना ही है बस। फिर आ गया 2011 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अ लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन। तो भाई जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहीं रूरल भी होगी। एमपी, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। अपना यूपी रूरल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, अराउंड 6 लाख तो विलेज ही हैं, तो इससे कंसिडर कर सकते हो कितनी पॉपुलेशन होगी। अकॉर्डिंग टू द यूएन डेवलपमेंट इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन करेंटली लिविंग इन द अर्बन एरियाज। कितने परसेंट अर्बन एरियाज में रह रहा है? देखो ये तो डेटा काफ़ी चेंज हो गया होगा, अभी 2026 चल रहा है, काफ़ी पुराना डेटा है। 25% अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, 35 या 45 या 55। तो क्या आंसर होगा इसका? 55% पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी इन दैट ऑर्डर हैज़ बीन मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई प्रीएम्बल रट लो बिल्कुल। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। जस्टिस, अब देखो जस्टिस आता है इसके बाद। जस्टिस कितने टाइप के होते हैं? सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। तो जस्टिस सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, फिर आती है लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। 5 प्रकार की लिबर्टी हो गई। तो 3 और 5 करते हैं यहाँ पे, 3 5 यही तो है आंसर। मतलब इसमें देखो जस्टिस सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, देखो प्रीएम्बल पढ़ोगे ना तो जस्टिस के आगे लिखा है सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये भी 5 प्रकार की लिबर्टी लिखी हुई है ना। तो प्रीएम्बल को याद कर लो, बिल्कुल रट लो, ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच कंट्री। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सबसे पहले कहाँ आई थी? यूके में, बेल्जियम, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड। तो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है? यूके ने ही तो दिया है हमको, और यूके से ही लिया है हमने, तो आंसर क्या होगा? यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द करेक्ट डेट लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। कब लास्ट मिले थे ये लोग? कब मिले थे? देखो पहले बार कब मिले थे? 9 दिसंबर 1946 कैबिनेट मिशन से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। पहले एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी। 9 दिसंबर को पहली मीटिंग थी जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो प्रेसिडेंट थे। फिर बाद में जब 2 दिन बाद 11 तारीख को, 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बन गए थे। हाँ ये पूछा है, लास्ट मीटिंग पूछ रहा है।
26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी या 25 जनवरी 1950। तो इसका आंसर क्या होगा? संविधान बनने से 2 दिन पहले, मतलब इम्प्लीमेंट होने से 26 जनवरी 1950। इस दिन इम्प्लीमेंट हुआ, रिपब्लिक डे मनाते हैं हम। 24 जनवरी को क्या हुआ था पता है? 24 जनवरी को सब लोग आए थे और सब लोग साइन वाइन किए थे। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था उसमें साइन वाइन किए थे। फिर कुछ जो थे 15 आर्टिकल्स, 15 आर्टिकल्स ऐसे थे जो इम्प्लीमेंट हो गए थे उसी दिन ही। बाकी सारे आर्टिकल्स को बता दिया गया था कि 26 जनवरी 1950 में ही होगा। और ये डेट क्यों ली थी 26 जनवरी? जस्ट बिकॉज की पूर्ण स्वराज, जो 1929 वाला जो सेशन था ना कांग्रेस का, कहाँ पे हुआ था? लाहौर सेशन में। उसमें यही डिसाइड हुआ था कि जो भी होगा बेसिकली उसको हम 26 जनवरी को सेलिब्रेट करेंगे। बट वो इंडिपेंडेंस हमको 15 अगस्त को मिल गई, तो हमने सोचा क्या करें 26 जनवरी को, तो हमने रिपब्लिक डे मनाना चालू कर दिया। ऐसे ही समझ सकते हो, कुछ ऐसी स्टोरी है लाहौर सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी फाइंड द प्रोविजन रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप? तो ये देखो, इससे इजी क्वेश्चन मत एक्सपेक्ट करना एग्जाम में। दोनों चीज़ें याद करनी पड़ेंगी हमें, कौन कौन सी? पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रट लो बिल्कुल। तो किस में आता है सिटीजनशिप के? पार्ट फर्स्ट में स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज है। सेकंड में क्या है? सिटीजनशिप है। तो आंसर होगा बी। एट्थ में क्या है? एट्थ में क्या है बताओ? अच्छा, नाइन्थ तो पता होगा, यहाँ से पंचायती राज चालू हो रहा है। एट्थ में क्या है? एट्थ जो है ना वो हटा दिया गया है, रिपील्ड है, मतलब एट्थ एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ सॉरी 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 सॉरी, सेवन्थ है ये ना, एट्थ नहीं है, सेवन्थ है। एट्थ में तो वो है अपना, एट्थ में यूटीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं एट्थ में। सेवन्थ में जो है ना वो ये है, रिपील कर लिया गया था, हटा दिया गया है, उसको डिलीट कर दिया गया है। किस अमेंडमेंट से डिलीट किया गया था? सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 से डिलीट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में बी क्लासिफाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेक ऑफ द कन्वीनियंट स्टडी? तो डीपीएसपी जो है वो मतलब कन्वीनियंट के हिसाब से किन पार्ट में डिवाइड किया गया है? सोशलिस्ट पार्ट है, सही बात है, गांधीयन भी है, लिबरल इंटेलेक्चुअल भी है, तो सारे ही हैं, ऑल ऑफ द अबव। अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो लक्ष्मीकांत में जो डीपीएसपी का चैप्टर है उसमें इसी फॉर्मेट में डिवाइडेड है। सोशलिस्टिक कितने डीपीएसपीज हैं, गांधीयन कितने हैं, लिबरल इंटेलेक्चुअल कितने हैं, वो सब लिखा हुआ है बहुत अच्छे से। एक बार देख लेना, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। घटना चक्र, देखो घटना चक्र से आप 85 क्वेश्चन तक सही कर सकते हो, मतलब विदाउट अ डाउट ईजी है। 85 से ज़्यादा ही होगा, मिनिमम बता रहा हूँ मैं। बट आपको अगर श्योर शॉट खेलना है ना, 95 प्लस जाना है, उसके लिए बेसिक स्टैंडर्ड बुक पढ़नी पड़ेगी। स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, है ना, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज, ये पढ़नी पड़ेगी, तभी मज़ा आएगा। समझ में आ गया ना 95 प्लस करने का क्या है? द काउंसिल ऑफ स्टेट हैज़ एन एक्सक्लूसिव पावर इन रिलेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग? काउंसिल ऑफ स्टेट के पास जो एक्सक्लूसिव पावर होती है किसके लिए है? काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा। तो राज्यसभा के पास जो स्पेशल पावर है, एक्सक्लूसिव पावर है, वो रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए है। क्या वही करता है क्या इनिशिएट? नहीं, ऐसा नहीं है। टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग ऑफ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज? नहीं, कोई भी कर सकता है, चाहे राज्यसभा करे चाहे लोकसभा करे। टू रिकमेंड द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, आर्टिकल 312, ये बिल्कुल सही बात है। ऑल इंडिया सर्विस का रिकमेंडेशन जो है ना, ये राज्यसभा ही करती है। तो आंसर क्या होगा इसका? सी। नेक्स्ट, हाउ मेनी डेज ऑफ एब्सेंस फ्रॉम द पार्लियामेंट विदाउट अ परमिशन कैन एमपी डिस्क्वालीफाइड? अगर एक कोई मान लो पार्लियामेंट में एमपी बना और वो लगातार कितने दिन ना आए कि उसको हटा दिया जाए कि भाई तुम डिस्क्वालीफाइड हो, तो वो कितने दिन का है? 30 डेज ना आए, 60 डेज, 90 डेज या 120 डेज? तो 60 डेज आना, मतलब 60 डेज
अगर नहीं आया लगातार तो उसको हटाया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिजॉल्व्ड और एबॉलिश्ड? किसको डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं बट एबॉलिश कर सकते हैं, हटाया जा सकता है पूरी तरीके से बट उसको डिजॉल्व नहीं कर सकते। हाउस ऑफ द पीपल, इसको लोकसभा बोलते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट अभी बताया राज्यसभा है। लेजिस्लेटिव असेंबली अपनी है विधानसभा, और लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद। बताओ आंसर क्या होगा इसका? विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये आर्टिकल 169 के थ्रू क्रिएट भी की जा सकती है और एबॉलिश भी की जा सकती है। पहले क्या होना होता है, पहले स्टेट गवर्नमेंट जो है ना वो पास करता है मेजॉरिटी से, फिर उसके बाद पार्लियामेंट इस्टेब्लिश करता है और पार्लियामेंट ही एबॉलिश कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज टू द लोकसभा? अभी एक चीज़ अच्छा बताना मुझे, ऐसा क्वेश्चन आया भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल कितने स्टेट्स में है? हाउ मेनी स्टेट्स हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल? मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द यूटीज़ और लोकसभा। अच्छा, कितना रिप्रेजेंटेशन होता है यूटीज़ का लोकसभा में? 15 एमपीज़ होते हैं, 20s होते हैं या 25 होते हैं? तो डिवाइडेड कैसे है? आंसर इसका 20, 530 फ्रॉम द स्टेट्स, 20 फ्रॉम द यूटीज़, और 2 होते थे एंग्लो इंडियंस, इसको हटा दिया गया है, और टोटल कितने हो गए? 552। ठीक है, तो अब 550 हैं एक्चुअली। अच्छा बताओ, एंग्लो इंडियंस जो 2 होते थे, इनको कौन से अमेंडमेंट से, कौन से अमेंडमेंट से हटाया गया है? किसी को पता है? देखो बता देता हूँ मैं। 104th अमेंडमेंट आया था, इससे 2 काम हो गए। एक तो SC ST का जो रिप्रेजेंटेशन था वो 10 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया पार्लियामेंट में, और एंग्लो इंडियंस को हटा ही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज? लैंग्वेज के बेसिस पे पहला स्टेट कौन सा है जो फॉर्म हुआ था इंडिया में? तो लक्ष्मीकांत वालों को पढ़ता होगा। आंसर क्या है इसका? केरला, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? आंसर है इसका आंध्रा। देखो स्टोरी क्या थी समझ लो, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। एक यहाँ पर पोटी श्री राम आलू थे, तो इन्होंने क्या रखा था, इन्होंने फास्ट रख दिया, बोला कि देखो ऐसा है, हमको आंध्रा चाहिए, अलग चाहिए और देना पड़ेगा। और उसके पहले इस कमिटीज़ आ गई थी 2, कौन कौन सी कमिटीज़ आ गई थी? 2-3 कमिटीज़ बन गई थी। एक तो वो बनी थी JVP जो कांग्रेस ने बनाई थी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। और एक कमेटी और फॉर्म हुई थी बाद में, कांग्रेस ने बनाई थी ना, वो फजल अली कमीशन, ये भी कमेटी फॉर्म हो गई थी। बट रिकमेंडेशन पे क्या आया? रिकमेंडेशन पे आया कि देखो ऐसा है, लैंग्वेज के बेसिस पे हम डिवाइड नहीं करेंगे स्टेट को, है ना। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने फास्ट रख दिया, पोट्टी श्री राम आलू ने उसी टाइम 53 डेज़ का फास्ट रखा, इनकी डेथ हो गई। डेथ हुई तो राइट्स हो गए, दंगे हो जाएंगे तो भाई फॉर्म करना ही पड़ेगा, तो फिर आंध्र प्रदेश बन गया। ये थी कहानी बेसिकली आंध्र प्रदेश बनने की। एक बार, मुझे 53 डेज़ कन्फर्म नहीं है, ज़्यादा कम हो सकता है, कम तो नहीं है, ज़्यादा ही होगा। 1953 में पहली बार फॉर्म हुआ था, ये भी याद रख लेना। विद द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन रिलेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो किससे रिलेटेड है सरकारिया कमीशन? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, या सेंट्रल स्टेट रिलेशंस? किससे रिलेटेड है बेसिकली? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा सेंट्रल स्टेट रिलेशन से है। ये तो पता होगा यार, सरकारिया कमीशन तो बहुत फेमस है ना, इसके बारे में तो पता ही होगा। 1983 में फॉर्म हुआ था सरकारिया कमीशन। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस की जितनी अच्छी अच्छी रिकमेंडेशन है ना, सब लोग, सब सारी रिकमेंडेशन के आगे लिख सकते हो सरकारिया कमीशन ने दी थी। एक मेन इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है जिसको हमेशा याद कर रखे रहना, इंटर स्टेट काउंसिल INC गिवन इन द आर्टिकल 263। ये जो था ना, ये सरकारिया कमीशन के बाद से रेगुलर हुई है बिल्कुल, है ना। फॉर्म होना, प्रेसिडेंट फॉर्म करता है इसको, प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होता है, वो सब।
सरकार या कमीशन की रिकमेंडेशन ही थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी कौन सी है इसमें? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है वो ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल होगी ना ही स्टैचुटरी होगी। ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल में दिया होगा ना स्टैचुटरी होगी, किसी एक्ट से बनी होगी। यूपीएससी तो है भाई कॉन्स्टिट्यूशन में, इलेक्शन कमीशन भी है, ये 315 ये 324, फाइनेंस कमीशन 280 आर्टिकल, नीति आयोग नहीं है। ये क्या है? ये प्लानिंग कमीशन का सक्सेसर है नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन भी किसी स्टैचुटरी एक्ट से और किसी कॉन्स्टिट्यूशन में दी नहीं थी। उसी टाइप से इसको हटा के नीति आयोग जब बनाया गया तो कैबिनेट के एक डिसीजन से एक बेसिकली बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the Chief Justice of India when public interest litigation was introduced and in the judicial system? तो कौन था उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब पीआईएल आया था? तो मोहम्मद हिदायतुल्ला, एएम अहमदी, पीएन भगवती, एएस आनंद। अगर आप रेगुलर सुनते हो ना मेरे को तो आपको यह आंसर पता होता, क्योंकि मैंने समझाया था किसी में कि पीएन भगवती एंड वी आर कृष्णा अय्यर ये दोनों के टाइम में ही इंट्रोड्यूस हुआ था पीआईएल, और इनके बाद से ही पीआईएल काफ़ी ज़्यादा वो पॉपुलर भी हुआ और काफ़ी सारे केसेस भी इससे सॉल्व होने लगे जो पब्लिक इंटरेस्ट के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्लियामेंट कैन अमेंड द प्रोविजन ऑफ एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ऑफिशियल लैंग्वेज चेंज करनी है इंडिया की तो कौन सा, मतलब क्या होना चाहिए, कौन सी मेजॉरिटी होनी चाहिए? सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हैं क्या? 2/3 मेजॉरिटी चाहिए लैंग्वेज चेंज करने के लिए ऑफिशियल, 3/4 चाहिए, या सपोर्ट ऑफ 1/3 ऑफ इट्स मेंबर? तो भाई सिंपल मेजॉरिटी से ऐसा कर सकते हैं, लैंग्वेज को चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लेवीड बाय द ग्राम पंचायत? तो ग्राम पंचायत कौन सा टैक्स लेती है? सेल्स टैक्स, लैंड रेवेन्यू टैक्स, टैक्स ऑन लोकल फेयर्स, नन ऑफ द अबव। तो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा था एक है 11th शेड्यूल, एक है 12th शेड्यूल। 11th शेड्यूल में क्या आता है? 73rd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था पंचायती राज की एक लिस्ट है जिसमें 29 आइटम्स हैं। इन 29 आइटम से एक ये भी है टैक्स ऑन लोकल फेयर्स, जिस पर पंचायत ही टैक्स ले सकती है इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये सारे पी वाई क्यूज़ ही हैं, काफ़ी सारे ऊपर भी थे, मैंने मतलब बोला नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि पी वाई क्यूज़ नहीं थे, दे आर पी वाई क्यूज़। आंसर बताओ इसका। यूएनडीपी होगा, आईएमएफ, यूनिसेफ या अंकटॉड? आंसर क्या है इसका? यूएनडीपी के साथ क्या है? यूएनडीपी तो कर लेते यार, एलिमिनेशन भी अगर लगाओ ना, ह्यूमन डेवलपमेंट है ना, तो आईएमएफ तो नहीं करेगा, तो क्रेडिट वगैरह देता है, और अंक टाट भी नहीं करेगा, ट्रेड एंड डेवलपमेंट का है, ट्रेड से रिलेटेड है बेसिकली, तो डेवलपमेंट तो नहीं करेगा। यूनिसेफ चाइल्ड एंड एजुकेशन फंड है, तो ये भी कहाँ डेवलपमेंट करेगा? तो यूएनडीपी ही कर सकता है, इसके नाम में ही आ रहा है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इन इंडिया? लार्जेस्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इन इंडिया अभी कौन सा चल रहा है पता है? अभी चल रहा है मतलब इम्प्लीमेंट तो हो ही गया है, वीबी राम जी, नाम चेंज कर दिया ना इसने, मतलब नाम चेंज कर दिया गया है गवर्नमेंट ने। तो किससे नाम चेंज किया गया? मनरेगा से नाम चेंज किया गया। पहले मनरेगा था तो ये लार्जेस्ट था, अब वीबी राम जी हो गया है। आंसर है इसका मनरेगा। कब आया था पता है? 2005 में। 100 डेज गारंटी थी, यहाँ पे कितनी हो गई है? 125 डेज गारंटी हो गई है इन अ ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय द लॉरेंज कर्व? तो मैंने समझाया है लास्ट वाले वीडियो में ही,
एक क्वेश्चन कर्व से आया था, कुजनेट्स एनवायरमेंटल कर्व, मुझे याद आ गया, हाँ वो क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने वहाँ पे सारे कर्व समझाए थे, तो अगर आपने वो वीडियो देखा है, मतलब PYQs का डिस्कशन देखा है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल हल हुआ होगा। क्या है इसका आंसर बताओ? इलिटरेसी मेजर करता है लॉरेंज कर्व, अनएम्प्लॉयमेंट करता है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, या इनइक्वलिटी ऑफ इनकम। तो आंसर क्या होगा? इनइक्वलिटी। लॉरेंज कर्व ना, ये बेसिकली इनइक्वलिटी को ही मेजर करता है। मैंने सारे कर्व समझाए हैं, लॉरेंज हो गया, लाफर कर्व हो गया, टैक्स वाला था उसमें, और कुछ जेनेट्स कर्व भी समझाया है मैंने, इकोनॉमिक ग्रोथ और उसको देखता है वो, और एक और कर्व था फिलिप कर्व, अनएम्प्लॉयमेंट और इनकम को मेज़र करता है। आंसर इसका इनइक्वलिटी है, याद रख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज़ वॉज सेटअप इन इंडिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन के आइडेंटिफिकेशन के लिए अर्बन एरियाज में कौन सी कमेटी सेटअप की गई? तेंदुलकर कमेटी, लक्कड़वाला, सक्सेना कमेटी, या हाशिम कमेटी? तो आंसर क्या होगा? तेंदुलकर कमेटी, सेटअप इन 2004। सुरेश डी तेंदुलकर नाम था इनका, जिन्होंने अर्बन एरियाज में बिलो पॉवर्टी लाइन बताई थी कि यहाँ पर हो सकती है, मतलब क्या होना चाहिए क्राइटेरिया, उसके अकॉर्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेस द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया? कौन फिक्स करता है इंडिया में पॉवर्टी लाइन? सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? कॉमन सेंस लगाओ, ये तो नहीं करेंगे। लोकसभा भी नहीं करती है, राज्यसभा भी नहीं करेगी, अगर लोकसभा नहीं करेगी तो आंसर क्या होगा? प्लानिंग कमीशन, नाव नीति आयोग। और ये ओवर एक्सप्लेन भी तो कर रहा है, देखो ना। तो आंसर होगा नीति आयोग। तो ये क्या करता है? ये जो है ना, डेटा कलेक्ट करता है। किससे करता है? अब NSO है ना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये किसके अंडर आती है? मॉस्पी के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये डेटा देता है इसको नीति आयोग के, और नीति आयोग मेजर करता है कि पॉवर्टी लाइन क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान, 5 ईयर छोड़ दो, अब नहीं है, 5 ईयर बंद हो चुका है ना। डायरेक्ट टैक्स कोड इन इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? डायरेक्ट टैक्स कोड किससे रिलेटेड है? सेल्स टैक्स, इकोनॉमिक टैक्स, एक्साइज टैक्स, या सर्विस टैक्स? डायरेक्ट टैक्स लेना है हमको, तो किससे लेंगे हम? इनकम टैक्स ही होता है ना डायरेक्ट, सिंपल है। तो इसमें तो सोचना नहीं चाहिए कुछ भी, इनकम टैक्स ही तो डायरेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इन्वेंटेड बाय द विलहेल्म रॉन्टजेन? तो ये अब साइंस आ गई है, किसने इन्वेंट किया था, मतलब क्या इन्वेंट किया था इन्होंने? विलियम रॉन्टजेन ने। रेडियो, रेडियो तो मार्कोनी ने किया था। एक्सरे मशीन, इलेक्ट्रिक बल्ब, एडिसन? तो आंसर क्या होगा इसका? एक्सरे मशीन रॉन्टजेन ने इन्वेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो कर लेते हैं ना, एलिमिनेशन है भाई। इलेक्ट्रिक बल्ब, थॉमस अल्वा एडिशन। अगर आपको रेडियो नहीं भी पता था तो भी 50-50 आता ना, नन ऑफ द अबव होता नहीं है आंसर, ये भी नहीं होगा। रेडियो और एक्सरे मशीन में मारना था, थोड़ा भी अगर PYQ लगाए हैं तो एक्सरे मशीन मार के आगे बढ़ जाते, पूरा नंबर फिक्स था इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ मैक्सिमम एनर्जी? किस में मैक्सिमम होती है? देखो ये भी समझा चुका हूँ मैं, कौन सा, इसको बताया था मैंने एक ट्रिक, राइम याद करना है, GXUV IMR, कई बार बता चुका हूँ इसको। ऐसे जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और जिस तरफ फ्रीक्वेंसी होती है उसी तरफ सबसे ज़्यादा एनर्जी भी होती है। तो गामा की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद होगी एक्स रे की, फिर होगी यूवी रेस की, फिर ये विजिबल है स्पेक्ट्रम है, जहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कलर ना, कौन से होते हैं? विबग्योर होते हैं ना, वो विबग्योर वाला सीक्वेंस यहीं बनता है। ये है इंफ्रारेड, ये है माइक्रोवेव, ये है रेडियो वेव। नीचे आते हुए एनर्जी कम हो गई, ऊपर आते हुए एनर्जी ज़्यादा हो गई, तो गामा कहीं दिया नहीं है आंसर इसमें। सेकंड है एक्सरे, तो एक्सरे होगा सबसे ज़्यादा एनर्जी। समझ में आ गया? नीचे आते हैं वेवलेंथ बढ़ती है, ऊपर जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। GXUV IMR। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ सेमी कंडक्टर? अल्मोनियम, सिलिकॉन, सिल्वर, लेड? तो कौन सा इसमें सेमी कंडक्टर है बताओ? आंसर क्या है इसका? सिलिकॉन, जिसका 4 बेसिकली आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सेमी कंडक्टर होता है। मतलब 4 से ही समझ सकते हो थोड़ा सा,
आसानी होगी समझने में। जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब। आंसर क्या है इसका? सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डेसिबल। डेसिबल जानते हो ना, साउंड को मेजर करते हैं ना। हाँ, रसलिंग ऑफ ट्री लीव्स इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, मतलब ट्री लीव्स जब हिलती हैं तो एक आवाज़ आती है ना, तो वो वाली बताओ कितने साउंड क्रिएट करती है वो? 10 डेसिबल का करती है, 20 डेसिबल, 60 डेसिबल, या 100 डेसिबल? तो आंसर क्या होगा इसका? 20 डेसिबल। सरसराहट बोलते हैं इसको, ठीक है। रस्टलिंग ऑफ लीफ, सरसराहट। 10 डेसिबल वो फुसफुसाते हैं जब हम लोग, तो उसको बोलते हैं 10 डेसिबल। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ हाइएस्ट वेलोसिटी? कॉस्मिक रेज, लाइट रेज, इलेक्ट्रॉन, सुपरसोनिक वेव। किसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है? तो हमने हमेशा पढ़ा है किसकी है, लाइट की है ना। क्या है? 3 × 10⁸ ये लाइट की वेलोसिटी है, सबसे ज़्यादा है ये। द साउंड विल हैव द हाइएस्ट वेलोसिटी इन। साउंड की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा किस में होगी? वैक्यूम, एयर, वाटर, स्टील। तो एक चीज़ याद कर लेना सीक्वेंस, पहले आता है सॉलिड, देन आता है लिक्विड, देन आता है गैस या एयर। तो साउंड सबसे ज़्यादा तेज़ चलता है सॉलिड में, ठीक है। अगर आप लोगों ने रेलवे ट्रैक देखा हो, उसमें कहीं कभी कान लगाया हो, तो पता चल जाएगा ट्रेन कितना दूर है, आ रही है। फिर आता है लिक्विड, वाटर में ट्रेवल करती है। गैस और एयर, इसमें तो पता ही होगा 334 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है वो एयर हमें सुनाई देती है, मतलब हवा से में जो साउंड आता है वो सुनाई देता है, तो देर लगती है ना सुनने में। और वो पहले की जो टीवीज़ आती थी ना, सीआरटी वाली कैथोड रे ट्यूब आते थे, तो उसमें जो पहले लाइट जल जाती थी, आवाज़ बाद में आती थी। तो वो भी एक कॉन्सेप्ट समझ सकते हो कि साउंड आने में, वो तो एक थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उसको छोड़ दो। बट एक बात बता रहा हूँ कि सॉलिड में सबसे पहले सुनाई देती है, तो स्टील या कोई ऐसा चीज़ वहाँ पे सबसे पहले आवाज़ आएगी। वैक्यूम में तो आवाज़ सुनाई नहीं देती है ना, वैक्यूम का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मीडियम होना चाहिए साउंड, पता है साउंड हमेशा मीडियम में ही ट्रेवल करता है। लाइट नहीं है कि बिना मीडियम के ट्रेवल कर जाएगी, लाइट को भी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। लाइट में डुअल पार्टिकल्स होते हैं ना, डुअल थ्योरी ऑफ लाइट है। कौन कौन सी? एक वेव है, एक पार्टिकल है। लाइट इन दोनों में ट्रेवल करती है ना, वेव में या पार्टिकल में। साउंड का है में साउंड को चाहिए मीडियम, लाइट ऐसे ट्रेवल कर जाएगी, लेकिन बट साउंड को मीडियम चाहिए। एयर वाटर कुछ होना चाहिए साउंड को ट्रेवल करने के लिए, वैक्यूम में नहीं करेगी। मिथेन इज इमिटेड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मिथेन कहाँ से निकलता है? पैडी फील्ड से, टर्माइट्स, या दोनों, या कोई नहीं? तो हमेशा बोथ ही होता है आंसर ना, तो आंसर क्या होगा इसका? बोथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैडी फील्ड से तो निकलती है ना मिथेन CH4, और टर्माइट्स भी है, और ओनली ओनली भी लगा है, तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो हटा दो भाई इनको। अब चूज कर लो बोथ में और नन में, क्या मारना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? सबको पता होगा। टेम्परेचर का बढ़ना, टेम्परेचर का कम होना, सी वाटर टेम्परेचर का बढ़ना, या रिवर और लेक के टेम्परेचर का बढ़ना। तो भाई ओवरऑल ग्लोबल टेम्परेचर जब बढ़ रहा होता है उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और उसी से कॉन्सेप्ट निकला है ग्रीन हाउस इफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट क्या है? इथेन, ब्यूटेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। देखो ये सब बच्चों वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, नेचुरल गैस बहुत बार रिपीट हुआ है। आंसर होगा इसका मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफीन। ग्रेफीन क्या है? एक एलॉय है कार्बन का, नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन है, आइसोटोप ऑफ कार्बन, या कुछ नहीं? तो कुछ नहीं हटा दो, और एलॉय तो सुना भी नहीं होगा ना, कार्बन के एलॉय सुने हैं क्या? मतलब मेटल्स के बेसिकली एलॉयज होते हैं ना, कार्बन तो एक टाइप का नॉन मेटल हो गया। हाँ, बट ग्रेफाइट जो है ना उसमें फ्री, मतलब फ्री रेडिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, इस वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है।
हाँ, तो आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। मतलब इसको ये समझ सकते हो, ग्रेफीन कहाँ पढ़ा है? ग्रेफीन पढ़ा होगा ना 10th क्लास में। उसमें तीन थे बेसिकली, तीन नहीं चार थे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कौन कौन से? पहला था डायमंड, फिर बकमिंस्टर फुलरीन, फिर था ग्रेफाइट, और एक था अपना ग्रेफीन। तो ग्रेफीन ये है। तो ग्रेफीन क्या था? बेसिकली एलोट्रॉप्स था, बट इसमें एलोट्रॉप है ही नहीं ऑप्शन में, तो नैनो स्ट्रक्चर मार दो। कार्बन के आइसोटोप्स अलग होते हैं ना, वो क्या होता है 6C12 और 6C14 होता है। डेटिंग वेटिंग के लिए यूज़ होते हैं। मतलब डेटिंग वो वाला डेटिंग, मतलब किसी कितना पुराना है, कौन सा फॉसिल वॉसिल मिले हैं, तो उसमें डेट वेट निकालने के लिए यूज़ करते हैं। अ पावरफुल आई इरिटेंट ऑफ स्मोक। स्मोक में कौन सा आई इरिटेंट होता है जिसकी वजह से आँखों में जलन होती है? ओजोन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, या पर ऑक्सी एसिटल नाइट्रेट। तो पैन होता है बेसिकली। इसकी वजह से आँखों में जलन होती है। अगर ये कहीं है, मतलब आँखों में जलन हो रही है, समझ लो कि बिकॉज ऑफ पर ऑक्सी एसिटल नाइट्रेट। स्मॉग जो होती है ना, फोटोकेमिकल स्मॉग वगैरह में, उसमें होता है ये पैन। और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, पैन, ओजोन, है ना, ये सब मिला के बनता है स्मॉग। स्मॉग, स्मोक भी वही है, स्मोग से ही निकला है स्मोक। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, है ना, तो ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये किसने दिया था? जैकब एंड मोनड, वाटसन एंड क्रिक, एच जी खुराना, नन ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा इसका? वाटसन एंड क्रिक। इनको नोबल वोबल में मिला है इससे रिलेटेड, तो याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। जो एच जी खुराना है, इनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ मैं। अपने इंडियन हैं, इंपॉर्टेंट हैं, मतलब इंडियन ओरिजिन थे बेसिकली। इन्होंने क्या किया था, आरएनए को आर्टिफिशियली एक जेनेटिक कोड बनाया था इनका, आरएनए का। तो ये इस वजह से इनको नोबल मिला था, हरगोविंद खुराना को। हम्म कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। फर्स्ट रेप्टाइल, अच्छा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है कौन पहले आया, कौन बाद में आया, मतलब अपने प्लानट पे, अर्थ पे। तो पहले कौन आ सकता है? अच्छा, दिमाग लगाओ इसमें, एलिमिनेट करो उसको। पहले फर्स्ट रेप्टाइल, रेप्टाइल स्नेक, स्नेक पहले आएंगे क्या, कि इंसेक्ट पहले आएंगे, कि शेल्ड एनिमल पहले होंगे, या फर्स्ट मैमल? तो ये समझ में आ गया होगा कि मैमल्स वैमल्स तो बाद में आएंगे, पहले क्या आएंगे? शेल्ड एनिमल। हम्म फिर फिर आएंगे इंसेक्ट वगैरह, फिर रेप्टाइल्स आएंगे, और देन कौन आएगा? मैमल्स, बाद में मैमल्स आएंगे ना। तो आंसर क्या होगा इसका? 3, 2, 1, 4। ये इजी है ना। अगर इसमें आपको इसमें आपको शेल्ड एनिमल भी पता होता कि सबसे पहले यही आ सकता है, तो आंसर तो आ ही जाता। इसमें सब में 2 दिया हुआ, देखो ना, आंसर तो आ ही रहा था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी का सबसे रिचेस्ट सोर्स क्या है? ऑरेंज, कैरेट, एप्पल, आंवला। आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है, आंवला। देन आता है लेमन, देन आता है ऑरेंज। ऐसे ही ले सकते हैं, मतलब ये समझ रहे हो ना, ज़्यादा जो सिट्रस होगा उसमें सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? रेनेटिंग, चीज़ का करते हैं क्या? गोल्डन राइस विटामिन ए में होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लास्मिड्स से ही करते हैं। ओजोन लेयर ट्रोपोस्फेयर में है। देखो यार, ये तो इजी क्वेश्चन है ना, कौन सा होगा बताओ? ओजोन लेयर, इट इज़ नॉट इन ट्रोपोस्फेयर। ये कहाँ है? स्ट्रेटोस्फेयर में है ना, जो हमको यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है, स्ट्रेटोस्फेयर में है ओजोन लेयर। इतना तो पता होना चाहिए, बाकी सब सही है। चीज़ का रेंटिंग होता है, विटामिन ए गोल्डन राइस में है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लास्मिड्स का यूज़ करते हैं, उसका यूज़ करके जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं।
सुल्ताना, गुलाबी, काली चंपा, ये उस समय के वैरायटीज़ हैं, अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। किस फ्रूट की हैं? कस्टर्ड एप्पल, ऑरेंज, गुआवा, ग्रेप्स। आंसर इसका ग्रेप्स है, बट इम्पोर्टेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द इंसेक्ट? इसमें क्या ऑब्टेन नहीं कर सकते? सिल्क, लैक, हनी, पर्ल। इंसेक्ट से, है ना। हनी बी से आता है, ये भी इंसेक्ट है। सिल्क वॉर्म, ये भी इंसेक्ट है। लैक से भी इंसेक्ट से ही बनता है लैक। पर्ल जो है ना, ये शेल के अंदर होता है। तो ये लैक से नहीं बनता है, मतलब बेसिकली लैक नहीं, इंसेक्ट से नहीं बनता है ना। ऑयस्टर के अंदर होता है, तो नेचुरल ग्रेन ऑफ सैंड या, है ना, कुछ भी उसके अंदर चला जाता है, फिर वहीं से उसको वो पर्ल बन जाता है ऑयस्टर के अंदर। तो अरेंज द फॉलोइंग इंडियन मेट्रोलॉजिकल हेडक्वार्टर्स, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो ये तो टफ क्वेश्चन था कि मेट्रोलॉजिकल हेडक्वार्टर्स को हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, तो ये टफ था भाई। इसमें याद करना हो तो याद कर सकते हो, मेरे हिसाब से छोड़ देना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस। 1875 कोलकाता है, और कोलकाता ही पहले आया है। बी, दो हैं बी। शिमला 1905, ये आंसर होगा। बाकी सीक्वेंस याद कर लो, ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला याद होना चाहिए कोलकाता 1875। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स मे बी सुटेबल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ? कहाँ पे लाइफ पॉसिबल है? मार्स, मरकरी, वीनस या जुपिटर? आंसर क्या होगा इसका? मार्स। देखो उस समय चल रहा था काफ़ी, ये 2018 का पेपर है ना। मार्स में ऐसा बोल रहे थे कि 60 डेज तक, जो यहाँ पे अर्थ में लोग 60 ईयर्स 70 ईयर्स है ना एक एवरेज लाइफ, तो मार्स में 60 डेज हो सकती है। वहाँ के डेज अलग हैं, बस एक बात बता रहा हूँ मैं, ऐसा पॉसिबल था। अब तो मार्स वार्स पे काफ़ी कम ये लोग वो भी कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक बायोम? एंथ्रोपोजेनिक बायोम का एग्जाम्पल कौन सा है? ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है, लास्ट ईयर भी पूछा गया था। एंथ्रो, एंथ्रो का मतलब ह्यूमन, ह्यूमन से जनरेट हुआ, ह्यूमन पोजेनिक बायोम। ह्यूमन से जनरेट हुआ बायोम कौन सा है? फ्रेश वाटर है, रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड या क्रॉपलैंड? तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर एंथ्रोपोजेनिक है ना, तो ह्यूमन बनाया हुआ। बताओ, फ्रेश वाटर पर तो बना नहीं सकता, रेन फॉरेस्ट भी नहीं बनाएगा, ग्रास लैंड भी नहीं बनता है, खुद ही बनता है, वो नेचुरल है। क्रॉप लैंड, क्रॉप लैंड बनाता है ना ह्यूमन, तो वही बायोम इसने बनाया है। इंडिया फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर लोकेटेड है? भावनगर, मुंबई, जामनगर या पुडुचेरी? तो बताओ कौन सा आंसर है इसका? गुजरात के जामनगर में इंडिया फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मैरीटाइम डाइवर्सिटी है वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाचीगाम नेशनल पार्क इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? ये दाचीगाम के ऊपर भी क्वेश्चन कई बार आया है, हमने वो पढ़ा होगा ना, कश्मीरी स्टैग, कश्मीर स्टैग, है ना। तो ये दाचीगाम में मिलता है, इसको हंगुल भी बोलते हैं कश्मीर स्टैग को। क्वेश्चन वही था ही, मतलब आंसर ही वही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज ऑब्जर्व्ड? तो बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाते हैं? 22 मार्च, 23 जून, 22 मई या 16 अप्रैल? तो आंसर क्या है इसका? 22 मई। देखो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने डेज हैं ना, वो सारे याद कर लेना, एक क्वेश्चन मतलब आता ही है डेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग द फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्रीजिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग के रिजल्ट की वजह से क्या ज़्यादा हो रहा है ना, किस चीज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से? साइक्लोन्स ज़्यादा आने लगे हैं, हरिकेन्स ज़्यादा आने लगे हैं, स्टॉर्म ज़्यादा आने लगे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। ऑल ऑफ द अबव, ओनली लगा है, ओनली वाला नहीं होता है, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू? ऐसे क्वेश्चंस में ना जहाँ पर जो इम्पैक्ट हो रहा हो, है ना, सीवियरिटी और फ्रीक्वेंसी, जहाँ पर इम्पैक्ट हो ना,
वो हमेशा एनवायरनमेंट वाले क्वेश्चन में बहुत लार्ज इम्पैक्ट होता है, तो जितने भी चीज़ें दी होंगी सभी सही हो जाएंगी। मतलब ग्लोबल वार्मिंग से तो हर चीज़ ही हो रहा है ना। मानसून का पैटर्न भी, मतलब कुछ भी बोल दिया जाता है। अगर यहाँ बोला जाता है मानसून का पैटर्न डिस्टर्ब हुआ है क्या, तो बिल्कुल बोल देते हैं हाँ ठीक है, कुछ भी लगा सकते हो उसमें। 7 खून माफ होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। तो इन सीटू एक्स2 जानते होगे, है ना। इन सीटू का मतलब होता है जहाँ पर है नेचुरल ओरिजिन, वहीं पर उसको प्रिवेंट करना है, तो वो इन सीटू हो जाता है। एक्स सीटू का मतलब क्या होता है? एक्स सीटू का मतलब होता है हम कोई भी एनिमल बाहर से लाकर, इस जगह से लाकर यहाँ पर रखा उसको, और यहाँ हमने उसको प्रोटेक्शन दी या उसका प्रिजर्वेशन किया, कंजर्वेशन किया, तो उसको बोलते हैं हम एक्स सीटू। तो हमें इन सीटू मतलब नेचुरल वाला होना चाहिए। बायोस्फीयर रिजर्व इन सीटू है, बट बोटानिकल गार्डन, सैक्रेड ग्रोव्स या नेशनल पार्क। तो आंसर क्या होगा? नॉट पूछा है, मतलब एक्स सीटू बताना है, तो एक्स सीटू कौन सा होगा? बोटानिकल गार्डन होगा ना। बोटानिकल गार्डन में, और एक होता है जू, उसमें भी एक सीटू है वो। अब एक सीटू इन सीटू समझा चुका हूँ मैं, बता, इसमें आंसर समझ में आ गया होगा। इसमें ऑड वन आउट से भी क्वेश्चन कर सकते थे, नहीं आता है तो। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सनलाइट causes द रिएक्शन दैट प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग। यूवी रेज जो रेडिएशन बनती हैं सनलाइट से, वो किससे बचाता है यूवी रेज? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लोराइड्स या ओजोन। मतलब यूवी रेज है ना, हाँ, तो ओजोन ही है ना जो बचाता है। स्ट्रेटोस्फेयर में होता है ओजोन, और ओजोन ही हमको प्रिवेंट करता है इससे, यूवी रेज से। अच्छा बताओ, ओजोन की यूनिट क्या है? मतलब यूनिट इन द सेंस की थिकनेस काहे में मेजर करते हैं ओजोन की, किसी को पता है? सही बात है, डॉवसन यूनिट में मेजर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा गलत है? बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में है, सही बात है। पेरियार केरला में है, इस नाम की तो रिवर भी है केरला में। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है, सही बात है। सिमलीपाल कहाँ है? इट इज़ इन उड़ीसा, नॉट इन मध्य प्रदेश। तो नेशनल पार्क तो पता ही होंगे आप लोगों को लोकेशन। सेविंग एनर्जी एंड अदर रिसोर्सेज of the future without sacrificing the comfort of the present is the definition of which of the following concept। भाई इससे इजी क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है। ये बहुत इजी है, इसका आंसर होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि हमें रिसोर्स को ऐसे यूज़ करना है कि फ्यूचर जनरेशन भी उसका यूज़ कर पाएँ। हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है? एम्स्टर्डम, कैनबेरा, ओटावा, नागासाकी। आंसर क्या होगा इसका? एम्स्टर्डम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, इसमें से कौन सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है? सेकेंडरी का मतलब होता है कि ऐसे ही पॉल्यूट नहीं कर देगा, मिलेगा पहले, दो तीन चीज़ें आपस में मिलेंगी तब जाके पॉल्यूशन करता है वो, है ना। तो आंसर क्या होगा इसका? स्मॉग होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रीन हाउस गैस है बेसिकली। कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, फ्लाई ऐश हो सकता है। तो बताओ आंसर क्या है? स्मॉग है आंसर इसका। इसमें कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं ना, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, पैन और ओजोन, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड भी आ जाती है इसमें, तो ये सब मिल के बनाता है स्मॉग। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम द स्पीशीज डाइवर्सिटी इज रिलेटिवली हायर। तो कौन से इकोसिस्टम में स्पीशीज डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है? डीप सी में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कोरल रीफ और डेजर्ट। तो पता होगा यार, स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात कर रहा है तो रेन फॉरेस्ट ही होगा ना, जहाँ पे डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होगी। इसके पहले वाले साल में क्वेश्चन पूछा था कि ये इक्वेटर है या पोल है, तो बताओ डाइवर्सिटी पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे तब ज़्यादा होगी कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तब ज़्यादा होगी? तो वो क्वेश्चन देखा होगा आपने तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इक्वेटोर, ट्रॉपिकल और इक्वेटर के बीच में ही ना, इसी रीजन में तो होते हैं ना रेन फॉरेस्ट ज़्यादातर, तो यही होगा ना रीजन। ट्रॉपिकल है तो यही होगा ही।
यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, COP21, ये बेसिकली UNF ट्रिपल सी की बात कर रहा है। ये कहाँ हुई थी? करंट अफेयर है ना। COP21 पेरिस में हुई थी वैसे 2015, करंट अफेयर नहीं होगा, मतलब ये बहुत फेमस है। 2015 में पेरिस में हुई थी। फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज कब आया था? 2000, 2012, 2008 या 2015? आंसर क्या होगा इसका? 2008 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? बताओ सबसे स्टेबल कौन सा है? मैराइन है, फॉरेस्ट, माउंटेन या डेजर्ट? तो सबसे स्टेबल है मैरीन इकोसिस्टम, ओशियन सबसे स्टेबल है। इंसिनेटर, इंसिनरेटर्स आर यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? किसके लिए यूज होते हैं इंसिनरेटर्स? वेस्ट जलाने के लिए, और वेस्ट या तो उसमें रखने के लिए, ट्री काटने के लिए, या फर्टिलाइजर बनाने के लिए? तो आंसर क्या होगा इसका? वेस्ट बर्न करने के लिए इंसिनरेटर्स यूज होते हैं, है ना। तो कई सारे जो पेपर, पल्प और इन सबको मिलाकर, मतलब उसको पॉल्यूशन जो कर रहे होते हैं उनको मिटिगेट करने के लिए बेसिकली इंसिनरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो फिर पॉल्यूशन वॉल्यूशन नहीं होता है, कम हो जाता है, होता तो है। विच पेन किलर गिव टू कैटल? अच्छा, कौन सी दवाई कैटल्स को दी जाती है जो रिस्पॉन्सिबल है वल्चर के एक्सटेंशन के लिए? तो ये पढ़ा होगा आपने, पता होगा। आइबुप्रोफेन, एसिटामिनोफेन, एस्पिरिन या डाइक्लोफेनाक? आंसर क्या होगा इसका? डाइक्लोफेनाक। देखो कैटल जो है ना, तो कैटल्स जैसे काऊ हो गई, बफेलो हो गई, इनको बेसिकली डाइक्लोफेनाक दी जाती है ना। और वल्चर क्या करता है, जब इनके मरने के बाद कैटल्स की डेथ होती है तो वल्चर्स खाते हैं इनको। तो वल्चर्स जब खाते हैं तो वो इनके अंदर जाती है, तो इस वजह से इनकी डेथ हो जाती है और वो एक्सटिंक्ट ही हो चुके हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ CO2 इन 2015? 2015 हटा दो, CO2 का सबसे लार्जेस्ट एमिटर कौन है? CO2 का सबसे लार्जेस्ट एमिटर है चाइना, उसके बाद है US, उसके बाद आते हैं हम। तो आंसर क्या होगा इसका? चाइना इज द लार्जेस्ट एमिटर। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्स प्रोड्यूसेस एनो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन? नो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, कौन सा ऐसा एनर्जी सोर्स है? न्यूक्लियर एनर्जी बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं करता है, सोलर एनर्जी नहीं करता है, पेट्रोलियम एनर्जी या कोल एनर्जी? तो एलिमिनेट करो। अच्छा, कोल तो करेगा पॉल्यूशन, पेट्रोलियम भी करेगा पॉल्यूशन, न्यूक्लियर और सोलर में मार दो आंसर। सोलर नहीं करता है कोई पॉल्यूशन। न्यूक्लियर एनर्जी से न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट होता है ना। वो सुना है फुकुशिमा डिज़ास्टर, चेरनोबिल डिज़ास्टर, मतलब ये हो इसकी वजह से हो था। फुकुशिमा तो पूरा ही वाटर में ही, मतलब वो न्यूक्लियर काफ़ी ज़्यादा चला गया था, है ना। तो ओशन में तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज वहाँ से हो सकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इन यूपी विल नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? कहाँ से पास नहीं होता है भाई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे? देखो करंट अफेयर क्वेश्चन है, छोड़ सकते हो उसको, बट याद कर लेना गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ पास होता है ये। गंगा गंगा एक्सप्रेसवे तो मेंस में क्वेश्चन नहीं आया डायरेक्ट कि गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में बताओ कहाँ से कहाँ जाता है। मैप में बना के दिखा सकते हो कि मेरठ से इलाहाबाद, है ना। ऐसे थोड़ा बहुत दिखाओगे ना तो आइडिया लग जाएगा। करंट अफेयर आ गया, छोड़ देंगे इसको। क्वेश्चन देख लेना कि कैसे पूछे जाते हैं करंट अफेयर में, है ना। तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मिसलेनियस आते हैं। मैकमोहन लाइन ये किसके बीच में बाउंड्री बनाती है? इंडिया चाइना, इंडिया म्यांमार, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया नेपाल? मैकमोहन लाइन पता होगा, इंडिया चाइना। जॉनसन लाइन, मैकमोहन लाइन, है ना, ये जो लाइन्स है ये बेसिकली इंडियन चाइना वाली ही है। इंडिया पाकिस्तान की पता है आपको? रेड क्लिफ लाइन,
रेड क्लिफ लाइन, इंडिया बांग्लादेश की भी रेड क्लिफ ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉनसन भी बताया ना मैंने, मैकमोहन लाइन, जॉनसन लाइन, ये इंडिया और चाइना के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन यूपी हैज़ नॉट बीन सेलेक्टेड फॉर द डेवलपमेंट अंडर द स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। स्मार्ट सिटी में कौन नहीं आता है? देखो, अभी स्मार्ट सिटी जो हैं वो 13 हो गए हैं, उस समय थोड़े मतलब कम थे, 10 ही थे शायद, अभी अपडेट हो गए हैं, तो इनको देख लेना 13 कौन कौन से हैं। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आएगा पहले, कब आएगा? 1972 में। इसके जस्ट बाद प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हो जाएगा 1973 में। तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ही नहीं है। आंसर क्या है इसका? इसमें से कोई नहीं, 1973 आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन लिव फॉर लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन विदाउट ड्रिंकिंग वाटर? बिना पानी पिए कौन सा जानवर ज़्यादा दिनों तक जीवित रह सकता है? जिराफ, कैमल, कंगारू, कंगारू रैट। तो क्या चूज़ करते बताओ, कैमल में जाते या कंगारू या कंगारू रैट? देखो इसका आंसर कंगारू रैट है। नॉर्मल बोरलॉग वॉज गिवन नोबेल प्राइज इन विच फील्ड? अगर एग्रीकल्चर में होता ना, देखो बेसिकली इन्होंने क्या किया था पता है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए थे ये, HYV सीड्स वगैरह इन्होंने, मैक्सिको के थे बेसिकली, बट अमेरिका में सेटल वेटल हो गए थे। तो इनको ही ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर बोला जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को। इंडिया में किसको बोला जाता है? MS स्वामीनाथन को। अब इनको नोबेल प्राइज़ किस फील्ड में मिला? एग्रीकल्चर तो कोई फील्ड होता नहीं है नोबेल प्राइज़ में, तो बताओ, एग्रीकल्चर होता ही नहीं है फील्ड ही। मेडिसिन में मिला, इकोनॉमिक्स में, पीस में, तो पीस में इनको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द JV नार्लिकर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड एज साइंस? साइंस किसको नहीं बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी या नैनो टेक्नोलॉजी? तो एस्ट्रोलॉजी को साइंस नहीं बोला जाता है। बाकी तो समझ में आ रहे होंगे ना, एस्ट्रोनॉमी साइंस होता ही है, नैनो टेक्नोलॉजी भी साइंस होता है, कॉस्मोलॉजी कॉस्मो की जो बारे में पढ़ते हैं हम, आउटर प्लैनेट्स प्लैनेट्स के बारे में है ना वो सब, और एस्ट्रोलॉजी तो वो है ना, प्रिडिक्शन करते हैं ना फ्यूचर की किसी के, तो वो एस्ट्रोलॉजी है। हु वॉज द UPA कैंडिडेट 2017 करंट अफेयर? फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, कर लो इसको। अरविंद पनगड़िया थे, रघुराम राजन, चंद्रशेखर सुब्रमण्यम या राजीव कुमार? तो इनका आंसर क्या है? अरविंद पनगड़िया। अभी क्या बने हैं अरविंद पनगड़िया, किसी को पता है? 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बन गए हैं अरविंद पनगड़िया। ढींग एक्सप्रेस, करंट अफेयर, करंट अफेयर, हाँ। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, ब्रह्मोस जो है ना, ये किसका जॉइंट वेंचर है? इंडिया रशिया, इंडिया इजराइल, इंडिया चाइना या नन ऑफ द अबव? तो भाई डिफेंस का इंडिया चाइना मिलकर तो कोई काम नहीं करेंगे, नन ऑफ द अबव भी आंसर नहीं होता, इनमें दोनों में मारो। आंसर है इसका इंडिया रशिया। देखो, एक है ब्रह्मपुत्र रिवर जिसके नाम से ब्रह्म आया है, और एक है मस्कवा रिवर, ये रशिया की रिवर है, और ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया की रिवर है, दोनों को मिलाकर ब्रह्मोस बना है। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स द वर्ल्ड फेमस टेम्पल लॉर्ड वेंकटेश्वर इज लोकेटेड? लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल कहाँ लोकेटेड है, किस हिल्स पर है? शिवरॉय, बिली, गिरी, रंगा, जवादी या मल्ल मल्ल? तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? 141, हाँ। शिवरॉय, बिली, रंगा, जवादी हिल्स या मल्ला मल्ला हिल्स? तो अगर पता हो आपको, TTD सुना है? तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, लॉर्ड वेंकटेश्वर तिरुपति के हैं ना, तो इनमें से ये हिल्स हैं, तिरुपति, तिरुमाला, तिरुमाला हिल्स है, इनमें शिवराय, जवौदी, बिली, रंगत, मल्ला मल्ला नहीं है, कोई आंसर नहीं होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ मिल्क पर काऊ?
ये उस समय क्या अभी भी क्वेश्चन गलत देते हैं। ये देख रहे हो ना, इसमें कोई आंसर ही नहीं है। एक और क्वेश्चन हमने ऊपर देखा था, नाइन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाला, उसमें भी ऑप्शन नहीं था। तो अभी भी मतलब 24 वाले में तो 15 क्वेश्चन गलत दिए थे इन लोगों ने। यूपी पीसीएस ने 15 क्वेश्चन गलत पूछे थे। ऐसे मतलब क्यों पूछ रहे हो गलत यार? 150 क्वेश्चन पूछने हैं, उसमें से भी 15 गलत पूछ लोगे तो इतना ज़्यादा एम्बिग्यूटी हो जाती है ना, किसका सिलेक्शन हो रहा है किसका नहीं हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ मिल्क पर काऊ? नीदरलैंड, डेनमार्क, ग्रेट ब्रिटेन, इंडिया। तो इसका आंसर क्या होगा? नीदरलैंड। पर काऊ का मतलब है पर कैपिटा के हिसाब से कौन सी देश की जो काऊ है वो सबसे ज़्यादा मिल्क देती है। आंसर होगा इसका नीदरलैंड। नीदरलैंड नहीं है शायद, डेनमार्क आंसर है। चेक कर लेना एक बार इसको। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब होता है? एक क्वेश्चन और था ऊपर डेज का। 11 जुलाई, 8 मई, 5 जून, 16 अक्टूबर। आंसर इज 11 जुलाई। ABC इंडेक्स अनाउंस बाय द गवर्नमेंट किससे रिलेटेड है ये? एग्रीकल्चर, हेल्थ, कम्युनिकेशन, एजुकेशन? इट इज़ रिलेटेड विद द हेल्थ। ABC इंडेक्स हेल्थ से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? अब बताओ, नेचुरल डिजास्टर की वजह से मैक्सिमम जो डैमेज है वो डेवलपिंग कंट्रीज को होता है। सही बात है। भोपाल गैस ट्रेजेडी मैन मेड थी। सही बात है। मिथाइल आइसोसाइनेट रिलीज हुई थी, मैन मेड ही थी। इंडिया इज ए डिजास्टर फ्री कंट्री। भाई इंडिया में डिजास्टर तो आते ही हैं, ऐसा तो नहीं है डिजास्टर फ्री हैं हम। तो 3 गलत हो गया। मैनग्रोव्स रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन। सही बात है। अभी एक स्कीम चलाई है, पता है गवर्नमेंट ने, क्या नाम है? मिष्ठी। उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के कोस्ट पर मैनग्रोव का प्लांटेशन करने जा रहे हैं हम। तो उससे क्या होगा, जो साइक्लोन्स आएंगे ना वो इफेक्ट कम होगा कोस्टल एरियाज़। जो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के कोस्ट है ना, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोकल पॉपुलेशन वुल्नरेबल होती है। तो समझ में आ गया ना? तो आंसर 3 हटा दो, बाकी सारे सही हैं। तो ये आंसर होगा इसका। डिजास्टर फ्री नहीं है ना इंडिया। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसने लिखी है? स्टीफन हॉकिंग, JV नार्लिकर, CV रमन या सुभाष चंद्र बोस? आंसर है इसका स्टीफन हॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइंस्टीन वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज थ्योरीज। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज कौन सी थ्योरी में मिला है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फोटो इलेक्ट्रिसिटी, स्पेसिफिक हीट या ब्राउनियन मोशन? ब्राउनियन मोशन तो इनका है भी नहीं शायद। देखो आंसर है फोटो इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये है एक कोई इंस्ट्रूमेंट मान लो, यहाँ से लाइट डाली गई, फोटॉन्स डाले गए, और यहाँ से फिर जब वेव्स निकलती हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं। ये बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जो आइंस्टीन ने दिया था। इसी की वजह से इनको क्या मिला था, 1921 में नोबेल प्राइज़ मिला था। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज कॉल्ड द इकोनॉमिक कैबिनेट ऑफ इंडिया बाय अशोक चंद्रा? अशोक चंद्रा ने किस ऑर्गेनाइजेशन को इकोनॉमिक कैबिनेट बोला था? प्लानिंग कमीशन, फिनेंस कमीशन, सेंट्रल कैबिनेट या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन? आंसर क्या होगा इसका? प्लानिंग कमीशन को बोला था अशोक चंद्र ने इकोनॉमिक कैबिनेट। अब नीति आयोग को बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ऑथर ऑफ द बुक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। नॉट इम्पॉर्टेंट, उस समय आई थी, करंट अफेयर क्वेश्चन है, बट बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर बुक हुई थी। संजय बारू, उसके ऊपर मूवी भी बनी है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। When did the government of India establish the independent Ministry of Women and Child Development? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कब इस्टेब्लिश हुई थी? मिनिस्ट्री की बात कर रहा है। देखो, एक पहले डिपार्टमेंट बना। डिपार्टमेंट कब बना? डिपार्टमेंट बना था 1985 में। और ये मिनिस्ट्री, ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट 1985 में बना। बट जो मिनिस्ट्री थी ना, वो कब बनी आके? काफ़ी टाइम के बाद 2006 में जाके मिनिस्ट्री फॉर्म हुई है।
मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू।